जीन एडिटिंग के बारे में, किस तरीके से जीन को एडिट किया जाता है। तो अभी तक जितने हमने मतलब टॉपिक पढ़े हुए हैं, अगर आप वो सब जो है उनके ऊपर फोकस करके इन टॉपिक्स को देखते हो तो एक कंटिन्यूटी बनेगी। और अगर आपने नोट्स वगैरह बना के रखे हुए हैं उनके, तो एक बार रिवाइज़ कर लेना उनको, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी मतलब जो भी साइंस के कंसेप्ट होते हैं वो सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। और बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी तो जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो लास्ट तक चलेगा कंटिन्यू, जो उसके बेसिक्स होंगे वो कंटिन्यू चलेंगे, तो वो आपको पहले से पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर से। जेनेटिक का क्या मतलब, जीन वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। जीन क्या होती है, डीएनए का वो सीक्वेंस जो कि किसी चीज़ के लिए कोड कर रहा है। डीएनए कहाँ पे होता है, ये सेल है हमारी बॉडी का, ट्रिलियन ऑफ सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। डीएनए इस टाइप का दिखेगा, ये हमने देख लिया है। उसमें बेस पेयरिंग होती है इस टाइप की, ठीक है। इनको बेस पेयरिंग के लिए नाम दिए हुए, इनको ए टी के साथ लगेगा, जी सी के साथ लगेगा, इस तरीके से 300 बिलियन एक साइड और 300 बिलियन दूसरी साइड। तो 3 बिलियन और 3 बिलियन 6 बिलियन पूरे बेस पेयर हैं इसके अंदर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि जीन के अंदर डीएनए का वो सेगमेंट जो कोड कर रहा है, उस सेगमेंट के अंदर कोई इशू है तो बीमारी हो रही है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीन के अंदर कोई इशू है, उसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है, उसको बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक का मतलब जीन से रिलेटेड है, और जीन डीएनए का सेगमेंट होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम कॉज्ड बाय वन और मोर एबनॉर्मेलिटी इन द जीनोम। जीनोम क्या होता है, एक सेल के अंदर पूरा जो डीएनए है उसको जीनोम बोलेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर। तो ऐसे हमारे पास में 3 ट्रिलियन अगर सेल हैं तो हर सेल का अपना जीनोम है, ठीक है। और सब सेल, जो हर सेल होता है उसमें सेम काइंड का डीएनए होता है। तो जो एक जीनोम बोल रहे हैं मतलब हर एक बॉडी के अंदर 3 ट्रिलियन जीनोम हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जीनोम के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी, जीनोम के अंदर एबनॉर्मेलिटी का मतलब है डीएनए के अंदर कोई इशू आ रहा है, उसकी वजह से बीमारी हो रही है। डीएनए को ही, अगर डीएनए अब इतना बड़ा है आपका, उसका जो सेगमेंट पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोड करता है, भारी मात्रा में डीएनए प्रेजेंट है जो कि कोड नहीं करता, लेकिन कुछ जो सेगमेंट हैं जो कोड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उनको जीन बोलते हैं। तो इस जीन के अंदर अगर इशू आएगा, उसकी वजह से जो बीमारी होगी उसको बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर के अंदर 2 टाइप के डिसऑर्डर आएंगे। एक होगा जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि हेरिडिटरी होंगे, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होके गए होंगे। जैसे वो पास हुए होंगे पेरेंट जीन से, मतलब मदर और फादर से उसके बच्चे के अंदर गए हुए हैं। तो इस तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं बच्चे में। जब वो पैदा हुआ वो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ में ही पैदा हुआ। दूसरे कैसे हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं लाइफ टाइम के अंदर। अब जो उसका डीएनए है वो सेम थोड़ा नहीं रहता, जो कंडीशन के हिसाब से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। रेडिएशन के इफेक्ट पड़ गए या एनवायरमेंट पॉल्यूशन के कोई भी इफेक्ट पड़ गए, उसकी वजह से उसके अंदर चेंज आ गया। तो जो चेंज आता है डीएनए के अंदर उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेंट आपने एक्समैन मूवी में देखे होंगे। तो जब चेंज आता है इसके अंदर में तो उनको म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन मोस्टली जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं। तो यहाँ पे आ रहा है अदर जेनेटिक डिसऑर्डर डिफेक्ट मे बी कॉज्ड ड्यू टू न्यू म्यूटेशन और चेंज टू द डीएनए। तो पहले वाली कैसे हुई, फादर मदर से डायरेक्टली बच्चे को ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, लेकिन ये दूसरे वाली उसके लाइफ टाइम के अंदर उसको हो रही हैं। तो एक हेरिडिटरी, एक नॉन हेरिडिटरी, ठीक है। एक अनुवांशिक है, दूसरी अनुवांशिक नहीं है। तो अब 2 टाइप की जेनेटिक डिसऑर्डर देख ली हमने, लेकिन इसका क्या रिलेशन है। अब हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है जीन एडिटिंग। तो रिलेशन आप यहाँ से अगर थोड़ा बहुत कंक्लूड कर पा रहे होंगे, जीन के अंदर कोई डिफेक्ट है तो बीमारी हो रही है। तो क्या हम जीन को चेंज करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ हम आज देखेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक बीमारी है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जीन के अंदर कोई इशू आ रहा है उसकी वजह से बीमारी होती है। तो ये होती है हमारी, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। क्लॉटिंग होती है, ब्लड का जो थिक्का बन जाता है, आपको चोट लगती है, उसके बाद में ब्लड के बहने को रोकने के लिए उसका जो ब्लड होता है वो जो आपका जख्म होता है उसके ऊपर जम जाता है, मतलब एक तरीके से क्लॉट बन जाता है उसका। उसकी वजह से जो एक्सेस ब्लीडिंग होती है उसको रोका जाता है। तो उसके लिए ब्लड के अंदर हमारे पास प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं फैक्टर 8, ठीक है। वो प्रोटीन काफ़ी जिम्मेदार होती है इसके लिए, हालांकि इसके लिए काफ़ी लंबी प्रोसेस है, लेकिन इसका काफ़ी बड़ा रोल है। तो अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड की क्लॉटिंग बनने में इशू होंगे, या तो काफ़ी ज़्यादा लेट बनेगी, ठीक है, या जो फैक्टर 8 है ये कम क्वांटिटी के अंदर हो सकता है, या मतलब अब्सेंट भी हो सकता है। तो उस तरीके का डिफेक्ट होगा। अब फैक्टर 8 क्या चीज़ है, फैक्टर 8 है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनती है, ये सेल में डीएनए, डीएनए से एमआरएनए जो कि जाएगा न्यूक्लियस से बाहर, यहाँ न्यूक्लियस से बाहर जाएगा यहाँ पे, और आउटर स्पेस में मतलब अंदर डीएनए,
फिर mRNA बाहर जाता है यहाँ पे, उसके बाद ये आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये ट्रांसलेशन नेक्स्ट होती है जिसमें प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन बनेगी, इसी टाइप की प्रोटीन है फैक्टर 8 प्रोटीन। अगर ये नहीं बनेगी तो क्या होगा, ये बीमारी हो जाएगी। अगर ये बीमारी होगी तो क्या होगा, ब्लड की आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी। हो सकता है कि पर्सन को माइनर इंजरी की वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, या अगर ये एडवांस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है तो उसकी डेथ भी हो सकती है पर्सन की। तो ये तो मतलब काफ़ी भयंकर बीमारी है। और कैसे हो रही है हमें, क्योंकि अब कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें, अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट है तो वो आगे जाके क्रॉस चलेगा, फिर यहाँ पे डिफेक्ट आ जाएगा, प्रोटीन मतलब डिफेक्टिव बनेगी या बनेगी ही नहीं। तो इशू कहाँ पे आ रहा है, इशू आ रहा है डीएनए के लेवल के ऊपर। जीन के अंदर कोई इशू है, जीन के अंदर कोई इशू है जिसकी वजह से प्रोटीन अच्छी नहीं बन पा रही है, उसकी वजह से फैक्टर 8 जो प्रोटीन है वो नहीं बन पा रही है या कम मात्रा में बन रही है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है। उसी बीमारी को बोला जाता है हीमोफीलिया ए। तो इस बीमारी का तो आपको काफ़ी इशू है। अगर आपको चोट लग जाती है, खून वगैरह निकलता है, तो उसके अंदर काफ़ी इशू होगा आपको। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ट्रीटमेंट में अगर हम हीमोफीलिया की बात करेंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली जो था, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवॉल्व करता है सिम्टम को कैसे गायब करें। मतलब हमने पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करना है। जैसे अगर इसकी बात करेंगे तो हीमोफीलिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपकी ब्लड की क्लॉटिंग को रिवर्स नहीं किया जा सकता अभी तक के हिसाब से। हालांकि इसके लिए काफ़ी रिसर्च वगैरह चली हुई हैं, तो जेनेटिक जो जीन थेरेपी है उसमें काफ़ी सक्सेस के रिजल्ट भी आए हुए हैं। ठीक है, तो वो रिजल्ट आए, लेकिन जब ये कॉमन मैन के लिए उपलब्ध हो जाती हैं चीज़ें, जब उसके अच्छे से उसके जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो सब चीज़ें पता लग जाती हैं और सक्सेस रेट काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो वो कॉमन मैन के लिए आती हैं। तो वो हालांकि मतलब अगर मार्केट की बात करेंगे कॉमन मैन के लिए ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो अगर हीमोफीलिया ए की बात करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट, हमारे पास में कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिसके द्वारा हम इसको कम्प्लीटली क्योर कर देंगे। इसके लिए हम कैसे क्योर करते हैं, दवाई देते हैं पर्सन को। जब भी उसको मतलब अगर उसको चोट लग जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही, तो हम वहाँ पे दवाई लगाएंगे, उसको दवाई देंगे, उसके द्वारा हम सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं। मतलब हम ब्लड क्लॉटिंग बनाने के लिए हेल्प करेंगे उस पर्सन को, लेकिन हम जो डीएनए के अंदर इशू है उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो बोलने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जेनेटिक अगर आपको बीमारी कोई हो गई तो उसको आप ट्रीट नहीं कर पाओगे। जो प्रेजेंट हमारे पास चीज़ें हैं उनके हिसाब से उसको क्योर नहीं कर सकते कम्प्लीटली, बस उसके सिम्टम है उनको ट्रीट कर सकते हो, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन अब ऐसे चलेगा तो ये तो मतलब काफ़ी ग्रेव सिचुएशन है कि आप मर भी सकते हो हीमोफीलिया ए से। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम जिसके द्वारा हम इसको सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन सिंपल है इसका, डीएनए के अंदर इशू है, जिस जीन के अंदर इशू है, अब डीएनए यहाँ पे है, जिस सेगमेंट के अंदर इशू है उसको मॉडिफाई कर दो। अगर इसमें इशू है तो या तो नया डालो, मॉडिफाई करो, कुछ ना कुछ करो जिसकी वजह से ये काम चल पड़े इसका। तो वो सब चीज़ें कैसे करेंगे। अब आता है हाउ कैन वी ट्रीट देम यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब इसको हमने देखा, इसका ट्रीटमेंट क्योर नहीं कर सकते हम, इसको कैसे ट्रीट करेंगे। काफ़ी सिंपल है, पहले तो पता करो कहाँ पे वो डिफेक्टिव जीन है। डीएनए मैंने आपको बताया कि 3 बिलियन बेस पेयर हैं। ठीक है, 3 बिलियन बेस पेयर हैं, तो आप 3 बिलियन में पता करो कहाँ जैसे डिफेक्ट है वो पता करना। अब 3 बिलियन में कैसे पता करना वो भी काफ़ी मुश्किल है, वो चीज़ पता करोगे। उसको पता करने की टेक्निक का नाम है जीनोम सीक्वेंसिंग। इसके बारे में डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। अगर आपने पहले देख लिया हो, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग का मतलब ये जो 3 बिलियन बेस पेयर हैं ATGC, इनको सीक्वेंस करके बता देंगे, ऐसे सीक्वेंस में लिख देंगे इनको। फिर हम देखेंगे कहाँ पे डिफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, हमें ये पता होना कि फैक्टर 8 है, उसके लिए जो फैक्टर 8 जो प्रोटीन है उसके लिए कौन सी जीन कोड करती है। अगर उसमें डिफेक्ट है हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट है भाई, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको क्या करेंगे, अब रिपेयर कर देंगे अब इसको। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, जेनेटिक बीमारी हो रही है, क्यों हो रही, क्योंकि आपके डीएनए के अंदर कोई डिफेक्ट है। अब डीएनए के अंदर कोई डिफेक्ट है, जीन के अंदर कोई डिफेक्ट है आपकी, तो आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले ये पता करना कहाँ जैसे डिफेक्ट है, कौन से एरिया के अंदर डिफेक्ट है, फिर उसको रिपेयर कर देना। तो मतलब सिंपल सी बात है। तो अब आ रहा है हाउ टू रिपेयर। तो रिपेयर करने के लिए हमारे पास 2 टेक्नोलॉजी आती हैं। एक आती है जीन थेरेपी, जिसको जीन ऑगमेंटेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है, हम इसके अंदर जीन थेरेपी के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं न्यू जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके द्वारा जो एक ख़राब वाली जीन है वो भी अंदर ही है, और उसके साथ हम न्यू जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो डिफेक्टिव है वो भी अंदर ही है, न्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि ऑगमेंट हो सके, मतलब उसकी जो पावर है जीन की वर्क करने की वो बढ़ सके, उसकी शक्ति को इंक्रीज़ किया जा सके। तो जीन थेरेपी इज एन अप्रोच वेयर बाई अ न्यू जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू cells to augment the defective gene.
हाउएवर जीन थेरेपी डज नॉट रिमूव और मॉडिफाई द डिफेक्टिव डीएनए। तो यहाँ पे जीन थेरेपी हमने वैसे डिटेल लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जीन थेरेपी का मतलब जो हम बता रहे हैं यहाँ पे डिफेक्ट है कोई, हम नई जीन लेके आ जाएंगे उसके लिए। अगर इस जीन में डिफेक्ट है तो हम एक और नई जीन लेके आएंगे इसके लिए बॉडी के सेल के अंदर, जिसके कारण इसको तो हम रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन इसको जो था मतलब इसी का काम करने के लिए एक और पर्सन हमारे पास है। तो ये होती है जीन थेरेपी। एक होती है जीन एडिटिंग। जीन थेरेपी हम पहले देख चुके हैं, तो इसको आप वहाँ से देखोगे। दूसरी टेक्निक कैसे कर सकते हैं रिपेयर इसको, जीन एडिटिंग से। जीन एडिटिंग जिसको जीनोम एडिटिंग भी बोलते हैं, सेम है दोनों। क्या करती है ये करती है डिफेक्टिव जो डीएनए होता है उसको वहाँ से रिमूव कर देगी ये। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, डिफेक्टिव जो डीएनए है उसको ना रिमूव किए बिना नई जीन इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी जीन थेरेपी में, और जो जीन एडिटिंग है इसमें डिफेक्टिव जो जीन है उसको काट के बाहर निकालेंगे और नया वाला सीक्वेंस जो कि अच्छे वाला सीक्वेंस है वो एंटर करवा देंगे इसके अंदर। तो ये हमारी टेक्निक आती है बेसिकली, जीन थेरेपी एंड जीन एडिटिंग। अब जीन एडिटिंग और जीनोम एडिटिंग क्या होता है? जीनोम एडिटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली मॉडिफाई डीएनए विद इन अ सेल। तो जो हमने पहले पढ़ा कि मॉडिफाई कर देना है हमने उस डीएनए को, बाहर निकाल के कट करना है, नया डीएनए वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देना है। इट इन्वॉल्व मेकिंग कट एट अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, स्पेसिफिक क्यों? अब आपको मैंने बोला कि 3 बिलियन बेस पेयर हैं, अब यहाँ से 3 बिलियन में कहाँ जैसे डिफेक्ट है पहले तो वो पता करना। कैसे पता करोगे? डीएनए की सीक्वेंसिंग करोगे, ठीक है। तभी मैंने बोला था आपको कि पूरे लेक्चर अगर आपने देखे हो तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। तो डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे। अब डीएनए की सीक्वेंसिंग करके आपको पता लग गया कि यहाँ पे डिफेक्ट है। अब स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को ही काटना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं पूरे डीएनए को काट दोगे तो ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कट मारे जाते हैं स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट के ऊपर, और कट मारने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। अब डीएनए आपका सेल के अंदर है, माइक्रो लेवल के ऊपर है, वैसा तो है नहीं कि आपके पास में मतलब एक नॉर्मल जो कैंची होती है उसके द्वारा आप कट मार दोगे उसके अंदर, क्योंकि वो तो मतलब माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए होते हैं कुछ एंजाइम्स जो कि जाते हैं वहाँ पे और कट मारते हैं, ठीक है। इनका काम बेसिकली ये है कि ये कट मारते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि कहाँ पे कट मारना है हमने, ठीक है। तो कट मारने इनको बताना पड़ता है कि इस जगह पे आपने कट मारना है। ये सिर्फ एक कैंची है, इसको चलाने वाला पर्सन होना चाहिए, ठीक है। बाई एडिटिंग द जीनोम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल और ऑर्गेनिज्म कैन बी चेंज्ड। अब करेक्टर आप चेंज कर सकते हो। जो सेल पहले आपका फैक्टर 8 प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, आप उसको चेंज करके उसमें फैक्टर 8 प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आप जीन मतलब डीएनए में चेंज कर रहे हो। डीएनए आपका सब कुछ गवर्न करता है। तो अगर डीएनए के अंदर चेंज करके आप पूरे होल ऑर्गेनिज्म को चेंज कर सकते हो, उसके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो, मतलब उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी चेंज कर सकते हो आप, क्योंकि बेसिकली डीएनए ही सब कुछ कर रहा है। आफ्टर डीएनए हैज़ बीन कट, अ मॉडिफाइड पीस ऑफ डीएनए सिमिलर इन द सीक्वेंस टू द साइट ऑफ द कट इज इंट्रोड्यूस। तो जहाँ पे ये हमारा डीएनए ये डिफेक्टिव है, इसको बाहर निकालेंगे, कट मारेंगे, और जैसा यहाँ पे होना चाहिए था एग्जैक्ट में, जो अच्छी पोजीशन वाला होना चाहिए था, उसको बाहर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो उसको बोलते हैं जीन एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग। तो इसको हमने क्यों पढ़ा? इसकी 3 टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। पहले आती है ZFN, जिसको बोलते हैं जिंक फिंगर न्यूक्लियस। तो ये टेक्निक यूज़ की जाती है किस चीज़ के लिए? कट करना है, वहाँ पे मॉडिफाई करना है। दूसरी टैलन आती है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। तो आपको क्या याद करना? कुछ नहीं याद करना, बस टैलन याद रख लेना। क्या करती हैं ये? जीनोम की एडिटिंग करती हैं, ठीक है। फिर आती है CRISPR-Cas9। तो ये CRISPR के लिए हमने जितनी रामायण पढ़ी वो CRISPR के लिए पढ़ी। अगर CRISPR डायरेक्टली मैं आपको पढ़ा दूँ तो आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअल में CRISPR कर क्या रहा है। तो हमने देख लिया जो जेनेटिक बीमारियाँ हैं उनको आप क्योर नहीं कर सकते, हमारी मेडिसिन दे के आप क्योर नहीं कर सकते, आप जस्ट उनके सिम्टम को ट्रीट करते हो, लेकिन वो काफ़ी भयंकर भी होती हैं, उनसे डेथ भी हो सकती है आपकी। तो अब मेडिसिन जो है तरक्की करेगी धीरे धीरे, तो वो क्या करेगी? एक जीन थेरेपी कर सकती है। जीन थेरेपी उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन उतनी स्पेसिफिक भी नहीं है, और ज़्यादा बीमारियों के लिए आप इसको कर नहीं सकते। और जीन एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी कम्प्लेक्स भी हैं। अब आपने मतलब कम्प्लेक्सिटी आप ऐसे ही समझ सकते हो कि एक तो आपका डीएनए इतना छोटा, ऊपर से आपको पता करना है कहाँ पे तोड़ना है उसको, कहाँ से उसको जोड़ना है, तो वो सब चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, और उसके बाद ये भी नहीं पता कैसे बिहेव करने वाला है वो। तो 2 हमने टेक्निक देख ली। जीनोम एडिटिंग 3 तरीके से कर सकते हैं, ZFN, टैलन और CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 न्यूज़ के अंदर रहती है, 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, मेंस के अंदर इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो CRISPR-Cas9, और ये जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, मतलब ये एडवांसमेंट हो रही है, जब तक CRISPR-Cas9 से थोड़ी और नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती जो कि ये काम कर सकती है, तब तक ये न्यूज़ के अंदर रहने वाला है।
तो तब तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्रिस्पर Cas9 सबसे मोस्ट मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट में आ गई है, चीप है, एफिशिएंट है और जल्दी कर लेती है इन दोनों से। तो अब देखते हैं क्रिस्पर Cas9 करती क्या है। ये डीएनए का सेगमेंट है जो हम बात कर रहे थे। इसके अंदर अगर कोई इश्यू आता है, मान लो ये 2 सेगमेंट यहाँ पे ख़राब है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जीन है जो कि कोड कर रही है किसी चीज़ के लिए, कोई प्रोटीन बना रही है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे काट रहे हैं, इसको यहाँ से काटेगा ये और नए वाला इंट्रोड्यूस करवा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का काम करेगा ये नीचे हमारे जेनेटिक लेवल के ऊपर जाके, जीन की लेवल के ऊपर जाके। तो क्रिस्पर Cas9 इज़ अ जीनोम एडिटिंग टूल दैट इज़ क्रिएटेड अ बज इन द साइंस वर्ल्ड। इट इज़ फास्टर, काफ़ी फास्ट है। सब जो हमारी पीछे टेक्नोलॉजी देखी ZFN, तो उनसे फास्ट है ये, एंड चीपर है, उनसे चीप है और मोर एक्यूरेट है, और उनसे ज़्यादा एक्यूरेट है ये, जो कि प्रीवियसली टेक्निक यूज़ की जाती हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल है ये रिमूव करेगा, एडिट करेगा, अल्टरेशन में हेल्प करेगा। तो बेसिकली वो सब चीज़ें हमने देख ली। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, मतलब जैसे अब आपने काटना है तो आपको क्या चाहिए, एक तो आपको सीजर चाहिए जो कि काटेगा। उस पर्सन को ये नहीं पता कहाँ से काटूंगा मैं, तो उसको एक पर्सन चाहिए जो कि उसको गाइड करेगा। मतलब ऐसा समझो ये सीजर है, ये कैंची है, और एक पर्सन चाहिए जो कि इसको चलाएगा। तो कैंची को पता नहीं होता क्योंकि इसने काटना कहाँ से है। अब कैंची खुद तो जाके काटेगी नहीं, वो तो कहीं से भी काट देगी, उसको खुला छोड़ दोगे तो एक एंजाइम होता है क्रिस्पर Cas9। Cas9 क्या है, एक एंजाइम है जो कि मतलब काटने का काम करेगा। ये एक कैंची है, क्रिस्पर क्या है, क्रिस्पर ह्यूमन बीइंग है, मतलब क्रिस्पर उसको बताने वाला है कि कहाँ से तूने काटना है। तो हमारे पास एक एंजाइम है Cas9 जो कि बताए, जो कि काटेगा, ठीक है। एक्ट एज अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर दैट कैन कट 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। अब DNA तो इस टाइप का है, तो ये दोनों स्ट्रैंड को काटेगा एक स्पेसिफिक लोकेशन से, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसको कहाँ से काटना है। तो वो बताने के लिए एक पर्सन है इसके पास में, क्रिस्पर, तभी इसको बोलते हैं क्रिस्पर Cas9। Cas9 क्या करेगा, काटेगा, ये इसको बताएगा कहाँ से काटना है। तो ये एक पीस ऑफ RNA है जो कि गाइड करता है इसको, ठीक है। तो आपको बेसिकली समझना है, क्रिस्पर गाइड करेगा इसको और Cas9 काटेगा। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा टारगेट सीक्वेंस है, ये टारगेट सीक्वेंस है, इसको हमने काटना है। हमने DNA सीक्वेंसिंग की, हमने पता कर लिया कि ये वाली चीज़ डिफेक्टिव है, अगर इसको चेंज कर दें तो हमारी बीमारी ट्रीट हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे गाइड RNA कौन जा रहा है, यहाँ पे क्रिस्पर को भेजा, वो यहाँ पे नीचे बैठ गया, इसने बताया इनको कि यहाँ से काटना है इसको। अब Cas9 जो एंजाइम है, ये जो है ये Cas9 एंजाइम है हमारा, ठीक है। Cas9 एंजाइम अब जाएगा यहाँ पे और काटेगा जहाँ पे उसको क्रिस्पर ने बताया हुआ है, गाइड RNA ने बताया हुआ है। तो अब वो यहाँ पे आ चुका है, अब उसने काट दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्रेकेज आ चुकी है, इसको काट दिया। अब जो DNA की नॉर्मल प्रोसेसिंग है बॉडी की, वो खुद इसको रिपेयर कर देगी, ठीक है, मतलब वो इसको जोड़ देगी। तो हम क्या करेंगे, हमने कोई फॉरन से इसमें चीज़ भी डालनी है जो हम चाहते हैं कि वो वाली चीज़ इसके अंदर एंटर हो। तो जो जीन डिफेक्टिव है वो हम बाहर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे, वो DNA का सेगमेंट हम यहाँ पे लगा देंगे। अब वो सेगमेंट यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद जो DNA है वो खुद अपने आप को रिपेयर करके जोड़ लेगा, ठीक है। अब वो जोड़ेगा तो मतलब फिर से हेल्दी इंडिविजुअल बन चुका है। तो ये आती है हमारी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। इसके बारे में, इसकी एडवांटेजेस वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। एडवांटेज की अगर बात करेंगे तो लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने देखा था कि ये काफ़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है और काफ़ी एफिशिएंट है। जो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, सिंपल का मतलब ये नहीं कि इसको कोई भी कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बायोटेक्नोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर सिंप्लिसिटी का मतलब कि उसके लिए जो प्रोफेशनल वगैरह होते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होती है वो कर सकते हैं। तो मतलब ये सिंपल है बाकी जो टेक्नोलॉजी थी उनसे, और एफिशिएंट भी है, काफ़ी अच्छे से टारगेट भी कर पाती है, और इसकी जो एफिशिएंसी है काफ़ी कम टाइम के अंदर ये रिजल्ट दे देती है। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी ये काम क्या क्या कर सकती है, बेनिफिट क्या क्या है इसके, एक तो जैसा हमने देखा इसकी प्रोसेस के अंदर देखा, जीन को अगर आप, कोई जीन है अगर आप उसको एडिट कर पा रहे हो, तो अगर वो जीन किसी बीमारी को कॉज कर रही है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो फर्स्ट आता है हमारे पास ट्रीट जेनेटिक डिजीज़। तो जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट करने के काम आ सकती है ये, और इसको इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है कि हम जो इन्फेक्शन होगा उसको लाइफ लॉन्ग के लिए प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि बेसिकली कुछ जीन्स होती हैं जिनके अंदर मतलब अगर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हुई है तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बीमारी हो जाए। जेनेटिक सीक्वेंसिंग की मदद से हम ये पता करेंगे पहले कि जीन के कौन से हिस्से में प्रॉब्लम है। अगर DNA की बात करेंगे तो ये पता करेंगे कौन से हिस्से के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है तो फिर उसको हम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से दूर करेंगे। और वो हो सकता है कि मतलब चीज़ को अगर हमने पहले वहाँ से देख लिया उसके बाद उसको चेंज करके वो लाइफ लॉन्ग हम उस
जो इन्फेक्शन होगा उससे प्रोटेक्शन कर पाएँ जीन के अंदर चेंज करके। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिज़ायर्ड जीन के ऊपर। तो साइंटिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, अभी कॉमन मैन के लिए उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन साइंटिस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। वो समझ सकते हैं कि अगर जीन के अंदर मान लो हमारे पास जीन ए है, अगर इसको चेंज किया जाता है, इसमें मॉडिफिकेशन की जाती है, तो इसके अंदर क्या क्या आप चेंजेस लेके आ सकते हो और वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो उनको अगर ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सिंपल है, एडवांस है और एफिशिएंट है, तो साइंटिस्ट के पास में एक मौका है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जीन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे उतनी टेक्नोलॉजी जो है अच्छी होती जाएगी। अभी क्योंकि लेटेस्ट की टेक्नोलॉजी है तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इसको चेक करते रहेंगे वो, तो एक तो टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी, दूसरी हमारी जीन्स की फंक्शनिंग के बारे में पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा जब इसमें चेंज करते हैं तो ये किस तरीके से एक्सप्रेस करती है नेक्स्ट जनरेशन में। तो वो सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं साइंटिस्ट। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हम प्लांट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से प्लांट के डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को ऑब्जर्व करें। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा CO2 को ऑब्जर्व करेंगे वो एज अ रिजर्वायर एक्ट करेंगे। CO2 क्लाइमेट के अंदर कम होगी, उसकी वजह से CO2 ग्रीन हाउस गैस है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम होगी। नेक्स्ट आते हैं टू डिस्ट्रॉय जनरेशन ऑफ डेडली मॉस्किटो। अब यहाँ पे हमने देखा था क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में कि आप डीएनए के सेगमेंट को चेंज कर सकते हो। तो हम किसी मॉस्किटो जो कि काफ़ी बीमारियाँ फैलाते हैं, मॉस्किटो इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी जो मॉस्किटो है उसका सेगमेंट इस तरीके से उसको चेंज करेंगे कि वो डेडली बन जाए। जब वो मेट करेगा फीमेल के साथ में तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है ख़त्म हो जाएगी, मतलब एक तरीके से उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो उस तरीके की चेंज कर सकते हैं उसके डीएनए में जेनेटिक लेवल के ऊपर जाके, जिसके कि मॉस्किटो जो होगा वो स्टेराइल बन जाएगा और अपनी जनरेशन के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे मॉस्किटो का एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा फायदा नहीं होता, नुकसान इनका ज़्यादा होता है, बट इसको रिमूव किया जा सकता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। लेकिन इसके लिए जो प्रयास हैं वो काफ़ी कम किए जाते हैं, क्योंकि इसके जो इश्यूज़ हैं मॉस्किटो वगैरह के, वो मतलब अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करती। तो ये काम किया जा सकता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस क्या क्या हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में। अब चैलेंजेस की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी अभी रिसेंट के अंदर बनी हुई है तो फुल प्रूफ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये, अगर आप, हमने बोला था कि काफ़ी अच्छे से टारगेट, जो दूसरी टेक्नोलॉजी थी जो कि पहले इससे बनी थी उनसे तो काफ़ी अच्छे तरीके से टारगेट कर पा रही है किसी पर्टिकुलर लोकेशन को, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि ये मिस्टेक कर देती है टारगेटिंग में। अगर ये मिस्टेक करेगी टारगेटिंग में, आपने इसको रिमूव करना था, आप इसको रिमूव कर दोगे और ये एसेंशियल जीन हुई, किसी मतलब एसेंशियल काम करने के लिए हुई है। ठीक है, जैसे मान लो आंखों के लिए जीन है ये, तो उसको डिसरप्ट कर सकती है, बॉडी के फंक्शन को डिसरप्ट कर सकती है ये। तो ये सब काम हो सकते हैं यहाँ पे, जिसके कारण ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से इसके ऊपर टेस्ट चल रहे हैं अभी। टारगेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नीड मोर रिसर्च टू अंडरस्टैंड फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जीन हमारा डीएनए का सेगमेंट जो कोड करता है, एक्सप्रेशन का मतलब जब वो कोड करेगा, प्रोटीन के थ्रू कोड करेगा वो और बॉडी के अंदर डायरेक्शन पहुँचाएगा। तो ये काम जीन का है। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है अभी इसके बारे में और समझने की, क्योंकि जब आप जीन के अंदर चेंज करोगे वो कैसे एक्सप्रेस करेगी, वो भी चेंज होगा उसका। तो हमें एक्सपेरिमेंट कर करके ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी जीन किस तरीके से बिहेव करती है जब उसमें किस तरीके का चेंज किया जाता है। ठीक है, और सेल की फंक्शनिंग के बारे में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, सेल के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। सेल की फंक्शनिंग के बारे में हमें पता होगा, सेल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल पाथवे होते हैं किसी प्रोसेस को करने के लिए। तो जीन किस तरीके से बिहेव करके वो काम करेगी वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है हमने जो सोचा हो उस पाथवे को ना चूज करके वो कुछ और ही काम कर दे। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है अभी। नेक्स्ट आता है जो कि आप हर बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी अगर आपका टूल है, एप्लीकेशन है, उसके अंदर यूज़ कर सकते हो कि ये अनएथिकल हो सकता है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम जो बायोटेक्नोलॉजी की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर जो ह्यूमन का जीनोम है, ह्यूमन के अंदर जीन्स में चेंज लेके आ रहे हैं, मतलब एक फंडामेंटल लेवल के ऊपर ह्यूमन की बॉडी को एक माइक्रो लेवल के ऊपर जाके उसको चेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए बोला जा सकता है कि अनएथिकल है ये। जो चीज़ें गॉड के हाथ में है कि आपको कौन सी बीमारी हो कौन सी ना हो, मतलब एक रैंडम तरीके से ये चीज़ें फिक्स हुई हैं। और आपकी लाइफ, जैसे मेन बायोटेक्नोलॉजी मतलब ह्यूमन जो हेल्थ है उसका मेन गोल क्या है कि आपने लाइफ ह्यूमन की इंक्रीज़ कर देनी है, ह्यूमन बीमारियों से ना मरे, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले नॉर्मली 30-35 होती थी, अब जो है जाके 60, 70, 80 तक पहुंच गई है। तो यही काम बायोटेक्नोलॉजी कर रही है। लेकिन ये कह रहे हैं अनएथिकल का मतलब कि ह्यूमन के जीनोम के अंदर अगर आप चेंज करके उसके लिए कुछ चेंज करके नई चीज़ बना रहे हो या
पुरानी चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हो, या आप ह्यूमन के जीनोम के साथ में जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़ रहे हो, तो ये नेचर के लॉज के खिलाफ है, ये मॉरली करेक्ट नहीं है। ठीक है, हो सकता है लेटेस्ट में अगर बाद में टेक्नोलॉजीज़ वगैरह डेवलप हो जाएं और काफ़ी महंगी हों तो अनएथिकल एक तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया कि नेचुरल प्रोसेस को आप डिसरप्ट कर रहे हो। दूसरी बात मॉरली इनकरेक्ट इस तरीके से हो गया कि ये जो था रिच जो पीपल होंगे उनको उपलब्ध हो जाएगी, वो मॉडिफाई कर पाएंगे, अपनी बीमारियों को दूर कर पाएंगे, अपनी लाइफ को इंक्रीज कर पाएंगे, लेकिन जो पुअर पर्सन होगा यहाँ पे इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। तो दो तरीके से अनएथिकल है ये। और यहाँ पे आता है इट विल बिकम अ टूल फॉर सेलेक्टिंग डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस, अट्रैक्टिवनेस और दिस विल क्रिएट इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके द्वारा आप, जैसे कंसेप्ट है हमारे पास डिजाइनर बेबी का, जिसके अंदर हम बेबी को खुद डिज़ाइन करेंगे। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया, जीनोम की लेवल के ऊपर अगर आप खेलोगे तो आप कोई भी करैक्टर चेंज कर सकते हो। तो आप पर्सन की इंटेलिजेंस को ट्रिगर कर सकते हो, क्योंकि इंटेलिजेंस के लिए भी कोई जीन्स होनी, कोई सेट ऑफ जीन्स होगा जो कि किस तरीके से प्लेस्ड है उस पर्सन में, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और जो कम इंटेलिजेंट है उनके अंदर डिफरेंस होगा। तो अगर आपको वो चीज़ें पता है, क्योंकि हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम इंटेलिजेंस को भी ट्रिगर कर सकते हैं एक पर्सन की, उसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंटेलिजेंट अट्रैक्टिव बना दिया आपने, उसकी हाइट इंक्रीज की, तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे एक पर्सन के अंदर तो ये अनएथिकल हो सकता है एक तरीके से। इससे इनइक्वालिटी आएगी। जो ये चीज़ें करने वाले हो, ये रिच पर्सन अपने डिज़ाइनर बेबी क्रिएट कर पाएंगे। और जो हमारी, जैसे इनइक्वालिटी तो पहले से ही है, अगर आप ह्यूमन जनरेशन की बात करेंगे तो एक रिच है, पुअर है, वो तो चलो मैन मेड इनइक्वालिटी है, लेकिन नेचर ने भी इनइक्वालिटी क्रिएट की हुई है। कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ की हाइट कम होती है। उसी तरीके से अलग अलग ट्रेड के अंदर अलग अलग ह्यूमन, कुछ इन्फीरियर होते हैं, कुछ उसमें सुपीरियर होते हैं, कुछ उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। तो जो नेचर है उसने खुद ही हमें इनइक्वल बनाया हुआ है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप एक तरीके की, जैसे मान लो ये सुपीरियर है इन सब में, तो आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिर्फ इसी की तरह आगे की जनरेशन निकालोगे, तो फिर ये जो हैं ये एक तरीके से रिडंडेंट हो जाएंगे। मतलब इनका कोई काम नहीं बचेगा नेचर के अंदर। अगर नेचर ने चीज़ों को अनइक्वल बनाया हुआ है तो उसका कोई रूल है जिसके बेस के ऊपर वो चलती हैं। लेकिन अगर आप डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दोगे, इंटेलिजेंस, अट्रैक्टिवनेस, तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो सोसाइटी जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो नेचर ने हमारा बैलेंस क्रिएट करके रखा है वो सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल। तो वेपन भी बना सकते हैं इससे मास डिस्ट्रक्शन के, जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था डीएनए के अंदर चेंज करने के लिए। अब मान लो कि ये टेक्नोलॉजी मास्टर हो जाती है, उसके बाद में ये टेररिस्ट के हाथ में, या मतलब एंटी सोशल जो एलिमेंट होते हैं उनके हाथ में लगती है टेक्नोलॉजी। उसके द्वारा मान लो मॉस्किटो है, मॉस्किटो के जीन्स के अंदर चेंज करके वहाँ पे कोई लीथल जीन डाल दे रहे हैं, जिससे जो मॉस्किटो है जब वो बाइट करेगा तो उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। उसके बाद मॉस्किटो को काफ़ी मात्रा में ब्रीड करके छोड़ दिया जाता है शहर के ऊपर, या किसी भी तरीके से बीमारियाँ फैला सकते हो। और एक और बात जो इससे कर सकते हो, आप बायोलॉजिकल एजेंट बना सकते हो हार्मफुल। अब आप यहाँ पे चेंज करके किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज करके कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट डालोगे ताकि वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दे हार्मफुल एजेंट। ठीक है, तो उन एजेंट्स का यूज़ करके आप मोर लीथल तरीके के एजेंट बना के यूज़ कर सकते हो मैनकाइंड के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें इसके हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट आते हैं हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं मेनली। तो उसी के लिए जीएम क्रॉप्स को बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए रिकम्बिनेंट, मतलब कंबाइन करना है आपने डीएनए, दो स्पीसीज हैं उनका डीएनए आपने कंबाइन करना है। तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए सेगमेंट इनटू होस्ट डीएनए, मतलब दो डीएनए आप क्लब कर रहे हो, एक फॉरेन है एक होस्ट का डीएनए है, ठीक है, और फॉरेन का डीएनए है उसको होस्ट तक पहुंचाने के लिए भी आप कोई वेक्टर यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे बात हो रही है, हमने फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाना है होस्ट डीएनए के अंदर। ज्वाइनिंग टुगेदर डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज दैट आर इंसर्टेड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो दो डीएनए मॉलिक्यूल किससे, दो डिफरेंट स्पीसीज से हम जोड़ेंगे उनको, तो उसको बोलेंगे उस मतलब इस काम को करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा उसको बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है, तो सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन ये है कि ज्वाइन क्यों जरूरत पड़ रही है हमें। डीएनए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना है, इसके अंदर अपना है, इसके अंदर अपना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि इसके अंदर हम ज्वाइन करें। ठीक है, तो जरूरत ये हो सकती है कि इसके अंदर कोई एडवांस करैक्टर है, वो इसके अंदर डालना हो तो हम इसके अंदर डाल देंगे। या ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्या कर सकते हैं हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से,
हम इससे रिकम्बिनेंट इंसुलिन क्रिएट कर सकते हैं। रिकम्बिनेंट इंसुलिन का क्या मतलब हुआ? इंसुलिन के बारे में हमने क्या देखा था? इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, मतलब बेसिकली डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। अगर बॉडी आपकी प्रोड्यूस करना कम कर दे इंसुलिन, तो उसको फ़ौरन से मतलब बाहर से उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं पर्सन को इंसुलिन के। लेकिन आप इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे करते हो? इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे? रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या करोगे? इंसुलिन ह्यूमन के अंदर कैसे प्रोड्यूस होती है? डीएनए वो कोड करता है आगे और इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो हमने प्रोसेस देखी हुई है, एमआरएनए बनेगा, ठीक है, उसके बाद फिर प्रोटीन बनाएगा, तो इंसुलिन भी प्रोटीन है एक टाइप की। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन जो हार्मोन है उसको बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। अगर ह्यूमन की बॉडी के अंदर कोई इशू आ जाता है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, लेकिन जीन तो है कोई जो कि इसको हेल्प कर रही है प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब डीएनए का कोई सेगमेंट है जो कि इंसुलिन बनाने में हेल्प कर रहा है। तो आप क्या करोगे? उस डीएनए के सेगमेंट को किसी और ऑर्गेनिज्म में, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया का मेनली यूज़ किया जाता है, इकोलाई के अंदर इसको डाल दोगे, इकोलाई के अंदर ये जाएगा, इकोलाई ग्रोथ करेगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन करेगा, वहाँ से हम इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके उसको ह्यूमन को देंगे। ठीक है, पहले की टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे थे हम? आपका डीएनए, ठीक है, डीएनए के अंदर मान लो ये सेगमेंट खराब हुआ है जो कि इंसुलिन के लिए कोड करता है, तो आप क्या कर सकते हो? इसके लिए हमने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी देखी, उससे रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बॉडी खुद ही बनाना शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम बाहर से देने की बात कर रहे हैं। तो इंसुलिन बाहर बनाएंगे हम रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। ह्यूमन का जो डीएनए है जो कि इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम एंटर करवाएंगे इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई से एक्सट्रैक्ट करके उसको इंजेक्शन के माध्यम से ह्यूमन को देंगे। तो ये टेक्नोलॉजी काम आ जाती है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पे नेक्स्ट आता है रिकम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ब्रेन के अंदर, लेकिन अगर किसी का ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है, ड्वार्फिज्म के आ रहा है, कोई काफ़ी छोटा रह जा रहा है, तो उसको बाहर से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देने के लिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? जो जीन उसके लिए कोड करती है उसको किसी बैक्टीरिया, वायरस, मतलब जिस चीज़ के अंदर वो मल्टीप्लाई हो सकता है उसमें एंटर करवाएंगे। ठीक है, इसका अपना डीएनए और इसके साथ में ह्यूमन अपना थोड़ा सा डीएनए डालेगा। ठीक है, अब ये जो है ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, और ये इसकी जनरेशन बनती जाएंगी और ये काफ़ी मात्रा में यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ये फंक्शन है हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है रिकम्बिनेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्लड क्लॉटिंग के लिए अगर जो फैक्टर 8 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर ये इसके अंदर इशू आते हैं तो कौन सी बीमारी होती है? हीमोफीलिया। तो एक तो ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हैं कि जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो डीएनए का सेगमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको चेंज कर दें आप। दूसरा आप क्या कर सकते हो? क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, इसको बाहर से प्रोड्यूस करके पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो बाहर से प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे? इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको एंटर करवाया जाएगा हमारे किसी ऑर्गेनिज्म में, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इसको फिर से ह्यूमन को दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने हैं। तो जीएम जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, मेनली एनिमल हैं, प्लांट हैं, तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए अब जेनेटिकली आप मॉडिफाई करोगे तो उसके अंदर भी आप दो डीएनए को क्लब कर रहे हो। एक स्पीसीज का डीएनए लिया आपने, दूसरी के अंदर एंटर करवा दिया। तो एंटर करवाने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे एंटर करवा के आप डिजायर रिजल्ट लोगे। कौन सा रिजल्ट? इंसुलिन बना सकते हो, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना सकते हो, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बना सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हो। तो ये सब काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं। तो अब मेनली जो हमारा टॉपिक आज का फोकस रहेगा वो होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम एक डीएनए मॉलिक्यूल को हम दूसरी स्पीसीज के अंदर इंसर्ट करेंगे, मतलब दो डीएनए को कंबाइन करेंगे। उस जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके एग्जाम्पल देख लिए, इसकी ज़रूरत क्यों है? इंसुलिन बना सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अब बात आती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो भी हम इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं। तो प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें बेसिकली अपना काम निकालना है जितना हमारा चलेगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी प्रोसेस वेयर जीन फ्रॉम डीएनए ऑफ वन स्पीसीज। तो ये लैब में की जाती है प्रोसेस क्या? जीन फ्रॉम डीएनए ऑफ वन स्पीसीज। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल, जीन क्या है? डीएनए का सेगमेंट। ठीक है, अगर ये हमारा डीएनए है तो इसका कोई सेगमेंट होगा
उसको बोलेंगे जीन। ठीक है, तो जीन को क्या करेंगे, जीन्स फ्रॉम डीएनए ऑफ वन स्पीसीज आर एक्सट्रैक्टेड, उस स्पीसीज से निकालेंगे एंड आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से फोर्स इनटू द जीन ऑफ अनरिलेटेड प्लांट और एनिमल। तो दो अलग अलग स्पीसीज की चीज़ें होंगी, मान लो एक प्लांट है एक बैक्टीरिया है, इसकी जीन को निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। बैक्टीरिया के पास में मान लो ऐसी कैपेबिलिटी है कि एक इंसेक्ट है जो इसको खाता है, और बैक्टीरिया के पास में ऐसी चीज़ है, डीएनए के अंदर ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा वो ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करेगा जिसके द्वारा इसको हार्म होगा। तो अगर इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होगा इसको नहीं खा पाएगा, जो इंसेक्ट था वो इसको नहीं खा पाएगा, तो इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर ये मान लो क्रॉप है, जैसे मान लो राइस है, तो राइस की प्रोटेक्शन के लिए जो इंसेक्ट उसको खाने वाला है उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। इस तरीके से जेनेटिकली उसको मॉडिफाई करेंगे। हालांकि ये जो वर्ड है जैसे जीएमओ, यहाँ पे वर्ड आता है हमारे पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो फॉरेन जीएनए में कम फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट, एनिमल। तो जो फॉरेन जीन्स है वो किसी से भी लेके आ सकते हो आप बैक्टीरिया से, वायरस से, इंसेक्ट से, एनिमल से, इवन ह्यूमन बींग से। तो आप किसी की भी जीन्स को साथ में क्लब करोगे, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और हमने देखा था पीछे जीन थेरेपी, एक देखा था जीन थेरेपी, अगर आपको याद हो, तो जीन थेरेपी भी एग्जाम्पल है किसका, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रोसेस सेम थी, उसके अंदर भी सेम ही काम कर रहे थे। तो जीएमओ को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं। ट्रांसजेनिक का मतलब ट्रांस मतलब दूसरे से ट्रांसफर करके जीन को हम ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। ठीक है, मतलब दो और ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो फॉरेन इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो इसमें एक अपना डीएनए एक उसका डीएनए, तो ये दोनों जब हो जाएंगे तो उन दोनों को मिलाएंगे, और इनको मिलाने की प्रोसेस को बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हालांकि यहाँ पे ये जो वर्ड है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे जीएम यूज़ किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये मतलब कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है जो साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, जैसे ये वाली डेफिनेशन है, जर्नली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीन आपने इंट्रोड्यूस करवानी है अनरिलेटेड प्लांट और एनिमल, मतलब दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए। जैसे ये मान लो राइस का प्लांट है और ये राइस का प्लांट है, तो राइस के प्लांट से राइस में इंट्रोड्यूस करवाओगे तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं बोलेंगे। ये डेफिनेशन के अंदर बताया गया है यहाँ पे। लेकिन जब जर्नल साइंस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है तो उस वर्ड के अंदर उसमें हम मान लेते हैं कि सेम स्पीसीज का भी अगर इंट्रोड्यूस करवाए तो उसको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड है मतलब इसको डिफाइन नहीं किया गया है, साइंटिस्ट कम्युनिटी इसको यूज़ नहीं करती। ये जर्नल साइंस के अंदर मेनली जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं उसको। लेकिन ये जो वर्ड था इसका इंट्रोडक्शन कब होता है, इसका इंट्रोडक्शन होता है जब मीडिया के अंदर चीज़ें जो हैं काफ़ी हाईलाइट हो जाती हैं। अब वो क्या मतलब बताना चाहती थी, वो एक तरीके से फियर क्रिएट करना चाहती थी पीपल के माइंड के अंदर। जब इसके मतलब नेगेटिव इफेक्ट जो जीएम क्रॉप वगैरह होती हैं उनके नेगेटिव इफेक्ट जब पीपल के सामने आते हैं तो मीडिया ने क्रिएट किया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब इन्होंने एक तरीके से डराने की कोशिश की कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका जो जेनेटिक मेकअप है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। तो ये एक डराने के लिए वर्ड्स का यूज़ किया गया था और काफ़ी कॉमनली यूज़ कर दिया जाता है ये आजकल। ठीक है, लेकिन ये कोई मतलब पर्टिकुलर वर्ड साइंटिस्ट कम्युनिटी इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करती वर्ड को, तो मेनली यूज़ किया जाता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग। तो उसी तरीके से जब आप नॉर्मल जो हम देखते हैं बुक्स के अंदर डेफिनेशन या नेट के ऊपर ढूंढेंगे तो उनके अंदर ये मिल जाएगी मिक्सिंग कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनकी डेफिनेशन में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन बेसिक्स जो हमने यहाँ पे समझना है वो ये कि हमने क्वेश्चन हिट करना है, तो यहाँ पे यूज़ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैंने उसी हिसाब से जिस हिसाब से क्वेश्चन हिट हमारा होगा उसी हिसाब से इनको रखा हुआ है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब अनरिलेटेड प्लांट और एनिमल का जो डीएनए है उसको मिलाया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सेम। ठीक है, और दो हो सकते हैं, एक ट्रांसजेनिक एनिमल हो सकते हैं, एक ट्रांसजेनिक प्लांट हो सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल हो सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर वर्ड यूज़ होगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट, तो ये भी सेम वर्ड होगा। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी वर्ड्स हैं जो कि मतलब एक ही चीज़ के लिए आप 2-3 वर्ड यूज़ करते रहे हो, तो वो सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की। ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर क्या होगा, ये मान लो बकरी है हमारे पास, इसके अंदर मानना क्या बकरी है, तो ये बकरी है हमारे पास। ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या मतलब हुआ, इसके अंदर कोई ऐसी जीन इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिससे कि हम
मतलब इस बकरी के अंदर चेंज आएगा कुछ और फिर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जर्नल सेंस की बात करें तो जो ह्यूमन मिल्क होता है, जो मदर का मिल्क होता है, अगर आपको उसको बकरी से प्रोड्यूस करना है तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगी उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको बकरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और जो ह्यूमन का मिल्क होता है उसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जो कि बच्चे के लिए यूज़ होती है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, फिर बाद में उसको जो गोट होगी उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने बाहर से इसके अंदर जीन इंट्रोड्यूस करवा दी वो दूध प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो ये मिल्क प्रोड्यूस करेगी उसके अंदर क्वालिटी होगी सेम जो ह्यूमन मिल्क के अंदर होती है, और इसको आप स्टोर करके बाद में बच्चों को पिला सकते हो। सेम चीज़ आप काऊ के साथ कर सकते हो। तो वो एग्जांपल आ जाता है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल में, मतलब हम बाहर से इनमें जीन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यहाँ पे ह्यूमन की इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसकी वजह से इनमें क्वालिटीज़ में चेंज आएगा। जो इसका दूध होगा उसकी क्वालिटीज़ मैच करने लगेंगी ह्यूमन के दूध का। ह्यूमन का जो दूध होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो सब चीज़ें मैच करने लगेंगी। तो उसकी वजह से फिर हम बकरी के दूध को एज अ ह्यूमन सब्सटीट्यूट यूज़ कर पाएंगे। काऊ के लिए भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बात जो हमें समझनी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो लीगल डेफिनेशन है उसके अंदर यूज़ नहीं किया जाता। ये जो हमारी सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके अंदर ये वर्ड भी यूज़ नहीं किया जाता। उसके अंदर वर्ड यूज़ किया जाता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ है तो हम इसी को यूज़ कर देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ किया जाता है, हमारे पास में प्रोटोकॉल है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके अंदर हमारे पास प्रोटोकॉल आता है। इसकी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ओरिजिन होता है 1992 अर्थ समिट, उसके बाद सीबीडी आता है। सीबीडी के 3 हमारे पास में एग्रीमेंट है आगे, एक एचई टारगेट, एक नगोया प्रोटोकॉल और एक कार्टिजिना प्रोटोकॉल। तो कार्टिजिना प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन किया गया है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ पे वर्ड का यूज़ हुआ है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनके अंदर चेंज किया गया है, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर चेंज किया गया है। तो जो चीज़ें अगर हम आज बीटी कॉटन के बारे में सुनते हैं तो बीटी कॉटन क्या है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और कॉमनली इसको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आप उनको सबको सेम मान सकते हो, और यूपीएससी के अंदर आपको वैसे भी कोई कंफ्यूज नहीं करने वाला। तो आपको बेसिकली सेम ही चीज़ें आएंगी, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी सेम हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी सेम हुआ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म भी सेम हुआ, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी सेम हुआ। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको अगर टर्म्स आगे पीछे आई तो वहाँ पे देख लेना, ये सभी टर्म जो हैं वो सेम एक ही चीज़ की बात कर रही हैं यहाँ पे। ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में देखेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो टू इम्प्लांट डिजायरेबल ट्रेट लाइक रेजिस्टेंस टू पेस्ट, हर्बिसाइड्स, हार्श एनवायरमेंट कंडीशन, इंप्रूव प्रोडक्ट सेल्फ लाइफ, इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, ट्रांसजेनिक प्लांट आर बीइंग डेवलप्ड। तो जैसे यहाँ पे बात की थी हमने ह्यूमन मिल्क को यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बात थी, तो यहाँ पे कोई मतलब काम कर रहे थे हम, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे थे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, और प्रोड्यूस कर रहे थे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है प्लांट के अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की? ज़रूरत तब है अगर आपने क्या करना हो, कोई पर्टिकुलर टाइप का पेस्ट है जो कि एक प्लांट को हार्म पहुंचाता है। तो एक तो काम आप ये सब कर सकते हो कि केमिकल इसके ऊपर छिड़कोगे और इसको दूर रखोगे, ठीक है। लेकिन आप एक और काम कर सकते हो जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है। आप यहाँ पे क्या करोगे, केमिकल अगर आपने छिड़कना है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होगी कि आपको उसी टाइम फ्रेम के अंदर उसको छिड़कना है, ठीक है। वो सब चीज़ें, क्वांटिटी होगी, खरीदना पड़ेगा आपको, वो सब चीज़ें होंगी। लेकिन क्या हो कि अगर आप बीज के अंदर ही जो उसका बीज होगा उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दोगे, ठीक है, और जो ये पेस्ट है इसके लिए इसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे, ठीक है। तो अब ये प्लांट ग्रो करेगा लेकिन ये पेस्ट इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके खिलाफ इसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। या तो इसके लिए जहरीला हो गया होगा तो एक बार खाएगा, उसके बाद इसकी जनरेशन जो अदर ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसको नहीं खाएंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब इसको रिपेल करेगा ये ऑर्गेनिज्म को। तो मतलब कितनी अच्छी बात है कि आप ऑर्गेनिज्म मतलब एक तरीके से प्लांट ही ऐसा बना दे रहे हो कि उसको जो पेस्ट हैं वो हार्म नहीं पहुँचाएंगे। नेक्स्ट हर्बिसाइड का छिड़काव किया जाता है जो प्लांट के साथ में अनवांटेड से छोटे छोटे प्लांट पैदा हो जाते हैं फसल के साथ में। तो हर्बिसाइड जो है कई बार जो है हर्बिसाइड सिलेक्टिव नहीं होते और वो जो प्लांट होता है मेन उसको भी इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्लांट है आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि जो आपका हर्बिसाइड है वो अफेक्ट करे इनको, इसको कोई असर ना हो। ये सब चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल कंडीशन की बात कर रहे हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन की अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज हमारा हो रहा है, हमें पता है। ड्रॉट की कंडीशन, कहीं पे आपको ड्रॉट की कंडीशन मिलेगी, कहीं फ्लड की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास ड्रॉट की कंडीशन में क्या करोगे, आप ऐसे प्लांट क्रिएट करोगे,
आप इस तरीके की वेराइटीज़ को क्रिएट करेंगे ताकि वो कम से कम पानी का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सेव करें। उनके अंदर क्या करोगे, जो प्लांट डिज़र्ट के अंदर मिलते हैं उनकी जीन्स निकाल के आप डालोगे उस प्लांट में। जैसे मान लो राइस के प्लांट में डाल दी आपने, वीट के प्लांट में डाली, अब ये जो क्वालिटी इसके अंदर थी ये इसके अंदर आप ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करना। अब इसका मतलब होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट है वो थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जैसे टमाटर है, उसकी भी एक लाइफ है। अगर आपने टमाटर प्लग कर लिया, उसको प्लांट से निकाल लिया, उसके बाद उसकी एक लाइफ है। मान लो हमने यहाँ से इंडिया से उसको यूएस तक भेजना है और हम चाहते हैं उसकी जो फ्रेशनेस है वो वैसी ही बरकरार रहे, तो आप उसके लिए ऐसा कर सकते हो कि उस टमाटर को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दो ताकि उसका जो टाइम पीरियड होगा तब जब तक वो फ्रेश रहेगा वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। और न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। मान लो माल न्यूट्रिशन के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, विटामिन डी की कमी हो रही है, विटामिन ए सी, मतलब किसी भी तरीके की विटामिन की कमियाँ हो रही हैं, ठीक है। या न्यूट्रिशन आपने इंक्रीज़ करना है, आपने ऐसा फ्रूट बनाना जिसके अंदर प्रोटीन पहले नॉर्मल के अंदर 20% हो, आपने इस तरीके से उसको चेंज करना ताकि उसमें 40% प्रोटीन हो, ताकि ह्यूमन की प्रोटीन की नीड पूरी हो सके। तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप उसके अंदर जीन इंट्रोड्यूस करवाओगे, जो भी जहाँ से भी आप लेके आ सकते हो, उसको ह्यूमन से लेके आ सकते हो, जिस ऑर्गेनिज्म में ऐसी कैपेबिलिटी होगी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से प्रोटीन प्रोड्यूस करने की, वो सब हम उस फ्रूट के अंदर डालेंगे। इस तरीके से हम ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करेंगे और उनका फ़ायदा लेंगे। अब बात करेंगे रेगुलेशन के लिए इंडिया के अंदर क्या मैकेनिज्म है। अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे साइंस एनवायरनमेंट की सीरीज़ के अंदर। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि 1992 अर्थ समिट से निकल के आता है, उसके अंदर कार्टिजिना प्रोटोकॉल बात करता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की। एक होता है नगोया प्रोटोकॉल उसके अंदर, और एक एचई टारगेट। तो कार्टिजिना के अंदर बात है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से बनाया जाएगा, उनकी सप्लाई को कैसे रेगुलेट किया जाएगा ताकि ऐसा ना हो कि उनको ऐसे इकोसिस्टम के अंदर डालें वहाँ पे उसको डिसरप्ट कर दें। डिसरप्ट करने का मेरा मतलब कि कोई भी इकोसिस्टम होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, वो एक तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, उनको पता है इसका रिएक्शन और जिसका एक्शन और रिएक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ में जो भी उनका इंटरेक्शन होगी, कंपटीशन करेंगे, प्रेडेशन करेंगे, सब चीज़ें वहाँ पे करते हैं। जब आप कोई फॉरेन वहाँ पे चीज़ लेके आते हो तो वो वहाँ पे इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर सकती है, जो उनकी नॉर्मल प्रोसेसेस है, इक्विलिब्रियम बना हुआ है, उसको डिसरप्ट कर सकती है। तो ये सब प्रोविजन है हमारे। इंटरनेशनल बात करेंगे तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में बात करेंगे तो कौन इनको अप्रूवल देता है, इनको अप्रूवल दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, और ये आती है हमारी 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो अब अगर एक्ट के अंदर आ रही है तो क्या होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आती है ये, और ये काम करती है, अप्रूवल देती है कोई जेनेटिकली लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सेम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सेम है हमारे पास, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म सेम है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी सेम है, ठीक है। तो ये सब सेम समझ सकते हो, इनके अंदर आप डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग टाइम पे अलग अलग किस्म का वर्ड का ओरिजिन हुआ है, लेकिन यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम इतना समझेंगे जितना हमारे क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, जैसे मान लो बीटी कॉटन को अप्रूवल किसने दिया, ये जो कमेटी है ये अप्रूवल देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आती है ये, ठीक है। और 1986 के एक्ट के अंदर आती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये कमेटी किस एक्ट के अंदर आती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और 2004-2 इस टाइप का क्वेश्चन और भी आया हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के ऊपर। अब देखते बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट क्या क्या है जीएम क्रॉप के, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के। तो एक तो ये सब है, रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जो भी हमने डिस्कस किया, ये तो बेनिफिट है इनके। डिजीज से रेजिस्टेंस हो सकती है इनके द्वारा। जैसे यहाँ पे हवाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हवाई के अंदर पपाया था, पपाया के ऊपर बीमारी हो रही थी, रिंग स्पॉट वायरस। हमने एक प्रोटीन एंटर करवाई इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो वायरस था इसके ऊपर अटैक ना कर पाया। उसकी वजह से पपाया की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। मतलब आप चीज़ों को बीमारी से बचा सकते हो। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो गोल्डन राइस की प्रोडक्शन की है, जिसके अंदर विटामिन ए हमें भरपूर मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से जो आइज़ की नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो नेक्स्ट आता है इंक्रीज़, साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो आप। टमाटर है, छोटा टमाटर होगा तो उससे कम सब्जी बनेगी, बड़े वाला टमाटर होगा उससे ज़्यादा बनेगी। टमाटर ज़्यादा लाल होगा, ज़्यादा फ्रेश होगा, उसकी लाइफ जो है इंक्रीज़ कर देंगे। वो सब चीज़ें कर सकते हो। ड्रॉट से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने बताया, डिजर्टेड जो प्लांट होते हैं उनका जीन आप दूसरे में डाल दो। फार्मिंग का प्रॉफिट आप इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि एक तो आप पैसे से बचाओगे उसको,
ड्रॉट से बचा लोगे, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर दोगे, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दोगे, तो जो फार्मर है उसको प्रॉफिट होगा इसकी वजह से। और जैसे हमें चैलेंजेस हैं, माल न्यूट्रिशन के चैलेंजेस हैं, हंगर के चैलेंजेस हैं, इंडिया के अंदर जो है इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर काफ़ी पीछे है। माल न्यूट्रिशन है जिसके अंदर हमारे पास जो कुछ न्यूट्रिएंट हैं, खाना तो खा ले रहा है पर्सन लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट हैं जो कि लैगिंग कर रहे हैं उसमें, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट डिसरप्ट हो रही है। एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल तौर के ऊपर चलाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए, फूड सप्लाई, अब कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा गरीब हैं, रिसेंट के अंदर यमन के अंदर फूड क्राइसिस आया था, तो अभी भी अगर इस टाइम के अंदर भी, प्रेजेंट डे के अंदर में भी, अगर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हो तो उसके अंदर क्या किया था हमने, बेसिकली जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वहाँ पे फूड की शॉर्टेज थी, उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे। तो इसी तरीके से फूड की शॉर्टेज तो आज भी है हमारे पास में, ठीक है, तो आज भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है ये अगर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे पास जीरो हंगर का टारगेट भी रखा हुआ है हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2015 के अंदर आए थे, वो अचीव करना हमने 2015 के अंदर बोला कि जीरो हंगर होनी चाहिए वर्ल्ड के अंदर, मतलब एक्सट्रीम तौर के ऊपर जो हंगर होती है वो ख़त्म हो जाए 2030 की तक। तो ख़त्म कैसे होगी, आप क्लाइमेट चेंज कर रहे हो, आप जो हमारी कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ की बात करते हैं हंगर की, अगर जहाँ पे जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टेररिज्म, करप्शन वगैरह इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ी हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब जब चीज़ें करोगे तो आप फोकस कब करोगे एग्रीकल्चर के ऊपर। तो अगर आप कोई टेक्नोलॉजी ऐसी लेके आते हो जिसके द्वारा प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएँ, तो उस टेक्नोलॉजी से आप जो हंगर है पीपल की उसको मिटा सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर जीएम की बात करेंगे तो जीएम मतलब रिसेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ के अंदर भी रहता है कि जीएम के अंदर क्या क्या होता है। अगर मैप की बात करेंगे तो 70 कंट्री के अंदर रिसर्च वगैरह चली होती है इसके अंदर, और जो हमारी ग्रीन के अंदर कंट्रीज़ दिख रही हैं वो बायोटेक के लिए, मतलब जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनका यूज़ करते हैं, और उनके इंपोर्ट के लिए भी अप्रूवल है, मतलब इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे और खुद भी प्रोड्यूस करते हैं। तो यूएसए लीडिंग है इसके अंदर, यूएसए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है इसका, ब्राज़ील काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। बात करेंगे इंडिया की तो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 2002 के अंदर पीटी कॉटन, ठीक है, उसके बाद तो हमारे पास कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी 2 क्रॉप्स के नाम आते हैं। चाइना की यहाँ पे चलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और जो बीच की सेंटर की कंट्री हैं यहाँ पे जीएम का ज़्यादा बोलबाला नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे इंपोर्ट की, जहाँ पे इंपोर्ट की अप्रूवल दिया हुआ है तो यूरोपियन जो कंट्री हैं, अगर बात करेंगे पुर्तगाल की, स्पेन की, तो यहाँ पे तो प्रोड्यूस की जाती हैं जीएम, लेकिन यूरोप की कंट्रीज़ में इसमें काफ़ी नेगेटिव तरीके से, मतलब इनमें नेगेटिव तरीके से सोचा जाता है जीएम क्रॉप्स के ऊपर, और मोस्टली यहाँ पे बैन है। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा कलर है मतलब इंपोर्ट की जा सकती है यहाँ पे, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए इन्होंने अप्रूवल दे के रखा हुआ है। जैसे इंडस्ट्री के लिए आलू की ज़रूरत होती है, उसको जीएम तरीके से लेके आ सकते हैं। वैसे जैसे हमारे पास फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ तो मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से, काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से एडवर्टाइजमेंट की हुई है जेनेटिक जो क्रॉप्स होती हैं उनकी, तो वहाँ पे तो ये बैन है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में। तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर आ गया तो आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ को अच्छी लाइट के अंदर नहीं देखती, मैक्सिमम के अंदर बैन है। वहाँ पे फ्रांस और जर्मनी का एग्जांपल दे सकते हो, हालांकि वहाँ पे भी जो इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए है वहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके इंपोर्ट किया जाता है, प्रोड्यूस नहीं किया जाता, इंपोर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर के अंदर है ये रिसर्च भी कर रही है इसके अंदर और प्रोड्यूस भी कर रही हैं, ठीक है, और इंपोर्ट भी कर रही हैं। तो इंडिया भी इनके अंदर आता है। यूरोपियन कंट्री आप लिख सकते हो कि ये जो था जो हमारी जीएम क्रॉप्स हैं उन वहाँ पे मैक्सिमम बैन चीज़ें हैं। फिर आता है एग्जाम्पल, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का एग्जाम्पल देंगे तो गोल्डन राइस का एग्जाम्पल आता है। गोल्डन राइस विटामिन ए इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर मिलती है, ठीक है, तो इसको मॉडिफाई कर दिया गया है इसी तरीके से, इसमें बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस की मॉडिफिकेशन की गई है जिसके द्वारा विटामिन ए की सिंथेसिस होती है। तो बेसिकली गोल्डन राइस, इसके अंदर क्या होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गोल्डन राइस के अंदर कौन सी विटामिन होती है तो आप बोलोगे विटामिन ए। इंट्रोड्यूस कैसे करवाया गया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। जीएमओ कैसे बनती हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर जीएमओ का प्रिंसिपल पूछेंगे तो ये आप बता सकते हो वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, रतौंधी। तो विटामिन ए की अगर भरपूर मात्रा होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे कंसर्न क्या है जीएम के प्रति। अब इतने सारे फायदे हमने देख लिए, जो हमने अभी तक देखा वो सिर्फ फायदे थे इसके। अब नुकसान की बात करते हैं। तो रिसर्च हुई है
देयर हैव बीन वेरियस स्टडीज विच लिंक GMO टू वेरियस डिजीज। तो स्टडीज़ हुई हैं जिनके द्वारा जो GMO उसको काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से लिंक किया गया, जैसे लीवर का फेलियर होना, यूरिनरी और ब्लैडर कैंसर होना, हाइपरटेंशन होना, थायराइड की बीमारी होना, स्ट्रोक होना, बर्थ में डिफॉर्मिटीज़ होना। तो इनके बारे में डिटेल से आपको पता होने की जरूरत नहीं है, थायराइड वगैरह, ऐसे क्यों लेक्चर लंबा करना, सिंपल सा समझ लो। कैंसर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, थायराइड बीमारियाँ हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, डिफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये सब बीमारियां इसके द्वारा हो सकती हैं। और जब इसका मतलब जो ये पर्सन एडवोकेट करते हैं, कुछ मतलब एडवोकेसी ग्रुप हैं। अब एडवोकेट कैसे करोगे आप, बेनिफिट कैसे बताओगे GM क्रॉप्स का? एक तो जो हमने पहले देखे वो बताओगे, थोड़े से बेनिफिट मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन जब आपने नेगेटिव लिखना हो इसके बारे में कि नेगेटिव क्यों है, तो जो पर्सन बोलते हैं कि ये नेगेटिव है, रिसर्च में पाया गया कि ये लीवर फेलियर, यूरिनरी ब्लैडर जो कैंसर होता है उसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए, थायराइड की बीमारी के लिए, स्ट्रोक के लिए, और बर्थ, चिल्ड्रन के अंदर बर्थ में डिफॉर्मिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा केसेस GM की वजह से होते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए वो यहाँ पे चार्ट बनाया गया है जिसके अंदर इनके द्वारा बोला जाता है, जब ग्लायोफॉस्फेट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मतलब इसकी इंट्रोडक्शन होती है कॉर्न और सोयाबीन के अंदर, तो यहाँ पे बात की जाती है, यहाँ से जब इंट्रोडक्शन की जाती है, ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी पास कॉर्न और सोया के लिए है, और एक और जब बाई परसेंटेज में इसको दिया गया है, और ऊपर हमारे पास टन्स के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिक सा जो आप समझोगे, ये हमारी नंबर ऑफ डेथ्स हैं जो येलो कलर के अंदर हैं। तो जब उनको प्रूव करना होता है कि किस तरीके से बीमारियों के कारण डेथ ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो वो कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ से ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव जा रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसको ऐसे इंक्रीज होना चाहिए था ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन करवाई जाती है इन दोनों की, तो जब इनकी इंट्रोडक्शन के साथ में ग्राफ भी हमारा ऊपर जा रहा है। तो इनके बोलने का मतलब इस ग्राफ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, 2019 तक का ग्राफ है, कि ये जो बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां GM जो क्रॉप हैं उसके साथ में रिलेटेड हैं। अगर आप GM की इंट्रोडक्शन ज़्यादा करवाओगे तो इन्हीं की वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला जाता है कि हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है इम्पैक्ट क्या होगा GM क्रॉप का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। ह्यूमन हेल्थ की अगर बात करेंगे आप, GM मतलब हम तो काफ़ी ज़्यादा GM चीज़ें कंज्यूम करते हैं, चाहे उसमें 5 to 10% GM हो। आप चाहे अगर लेस की बात कर लो, उसमें जो पोटैटो यूज़ है अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो आप उसको भी कंज्यूम कर रहे हो। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जेनेटिकली जो मॉडिफाई की जा रहा है ये आपने सामान को, इसका हमें कोई पता नहीं है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। आप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसको एक दिन तो खा ले रहे हो, 5 साल 10 साल खा ले रहे हो, लेकिन इतने में पता नहीं चलता, हो सकता है आपकी नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, आपके जीन्स के अंदर कुछ थोड़ी बहुत इतने ज़्यादा चेंजेस होते रहे धीरे धीरे 40-50 सालों के अंदर, 100 सालों के अंदर, कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन है उनके अंदर कुछ ऐसी बीमारी आ जाए जिसकी हमारे पास क्योर ना हो, कुछ इस तरीके के कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाएं जिनके पास में हमारी क्योर ना हो। तो ये बोले ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा, वो सब चीज़ें हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। कुछ ग्रुप जो हैं इसको एडवोकेट करते हैं कि इस तरीके से बीमारी हो रही है, कुछ बोलते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं है, ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है और अदर चीज़ों की प्रॉब्लम है। तो वो सब चीज़ें जो बोल रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है कोई कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें। ठीक है, 100-200 सालों में क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि अभी रिसेंट के अंदर 1990s के बाद में ही तो आती है ये चीज़ें, तो अभी रिसेंट की चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, तो ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए इससे। नेक्स्ट बात आती है एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट जो होता है वो काफ़ी लंबे समय से, जब से अर्थ का निर्माण हुआ है तब से एनवायरनमेंट धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके अपने को एडजस्ट कर रहा है। इसमें एकदम से आप कोई डिस्ट्रप्शन लेके आओगे, ये इकोसिस्टम है, इसके अंदर आप पर्टिकुलर क्रॉप उगाते हो, वहाँ पे पेस्ट भी उसी तरीके के होंगे, वहाँ पे चिड़िया बर्ड्स वगैरह वो सभी एक ही तरीके के पैदा हो रहे हैं। आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो कोई फॉरेन चीज़, उसके बाद जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, जो यहाँ पे एनिमल हैं, प्लांट हैं, उनके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म में, हो सकता है कि वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करें। और ये भी हो सकता है, अब मान लो ये पूरा इंडिया है, इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाते हैं, तो क्रॉप्स में डाइवर्सिटी है, वो उस क्रॉप जो होती है उस सिस्टम के लिए सूटेबल होती है। जब आप GM की इंट्रोडक्शन करवाते हो तो आप क्या करते हो, आप सेम तरीके की, एक ही तरीके की क्रॉप पूरे इंडिया में डाल दोगे। अब ये जो थी, ये जो पुराने वाली हम क्रॉप उगा रहे थे, ये तो खत्म हो गया, मतलब ये सिस्टम ही खत्म हो गया। तो ये एक तरीके से हम इकोसिस्टम ही खत्म कर दे रहे हैं इसके द्वारा, क्योंकि क्रॉप भी तो पार्ट है इकोसिस्टम का हमारे, जहाँ पे एनवायरनमेंट है क्रॉप्स भी उसका पार्ट है, क्रॉप भी वहाँ पे एक्सचेंज करती है मटीरियल को, तो वो सब चीज़ें आप खत्म ही कर दे रहे हो वहाँ पे। हो सकता है लेटर ऑन कुछ ऐसी बीमारी आए जिसके द्वारा ये हमारी जो एक क्रॉप हम यहाँ पे उगा रहे हैं ये पूरी तरह तबाह हो जाए, तो फिर क्या करेंगे हम। और यहाँ पे बात चल रही है पोटेंशियल ऑफ पेस्ट टू इवॉल्व रेजिस्टेंस टू टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय GM। तो जैसा हमने देखा कि GM रेजिस्टेंस है, कोई बीमारी होती है उसके प्रति रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर पेस्ट जो है जिस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है उसी तरीके से पेस्ट भी डेवलप कर ले तो क्या फ़ायदा हुआ आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है।
ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक और जो नेगेटिव बात है जो कि बीटी कॉटन के केस में देखी गई, वहाँ पे देखा गया कि बीटी कॉटन जिसको टारगेट करने के लिए बनाई गई थी, जैसे बॉलवर्म को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी, तो उसके लिए तो असर किया इसने, ठीक है, थोड़े समय के लिए उसके लिए असर किया इसने, कुछ सालों के लिए। लेकिन जो हमारे पास अदर टाइप के जो हमारे पास इंसेक्ट थे, अदर टाइप की जो मॉथ्स थी, उन्होंने बीटी कॉटन पे अटैक करना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें जब देखी गई उसके अंदर, तो यही बातें की जा रही हैं कि जेनेटिकली जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं वो फुल प्रूफ नहीं है। जो नेचर है हमारी, वो अपने को असर्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि नेचर सुप्रीम है। आप अगर नेचर से खिलवाड़ करोगे तो हो सकता है कि जितनी आप क्रॉप्स वगैरह उगाते हो, आप हज़ारों हेक्टेयर पे उगा रहे हो, वो हो सकता है एक ही साथ में सारी डिस्टर्ब हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट आती है बात मोनोपोली ऑफ फ्यू कंपनीज। जो प्रोड्यूस की जा रही है, हमारे पास सीड प्रोड्यूस की जा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब हमारे पास में आईपीआर का कंसेप्ट होता है। आपने अगर एक बार सीड प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद आप आईपीआर ले लोगे उसके बाद आप उसको 20-30 सालों तक आप ही उसके सप्लायर रहोगे, ठीक है, आप उसको सप्लाई कर रहे हो। और जो रेट होता है कंपनी का, कुछ ही कंपनी है जो कि मतलब आपस में ही जो है कार्टर बना के जेनेटिकली जो मॉडिफाइड बीज हैं उनका प्रोडक्शन करती है। तो अब ये जो कंपनीज है, इनकी मोनोपोली है। अब ये क्या करती हैं, फार्मर्स को काफ़ी महंगे दामों के अंदर उनको बेचती हैं, ठीक है। जो प्राइस होगा उसका, जो फार्मर के लिए नॉर्मल सीड का और इनका प्राइस होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा करके ये बेचेंगी। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है, एक और जो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा, वो आएगा साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट किस तरीके से सोचते हैं। साइंटिस्ट के सोचने का तरीका है, वो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं। अगर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस होकर आ रही है, तो उनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमने रिसर्च करनी है। क्योंकि वो साइंटिस्ट है, उसका क्रेज जो है वो चीज़ों को जानने के अंदर है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा कमाना है इस चीज़ को प्रोड्यूस करके। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका मत है कि जैसे मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, अगर जीएम की बात करेंगे या ह्यूमन की जो सिविलाइजेशन है, जब से ह्यूमन इवॉल्व होना शुरू हुआ है, हमने नई नई चीज़ें की हुई हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर पहली बार चेंज कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम जो मतलब आर्टिफिशियल रूप से जो हमारा डीएनए है उसके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट के अंदर खुद भी अपने आप भी काफ़ी सालों से होते आ रहे हैं, काफ़ी जनरेशन से होते आ रहे हैं। और हम भी सिलेक्टिव जो ब्रीडिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जो सीड्स होते हैं, कुछ सीड अपनी जैसे मान लो यहाँ पे खेत है, कुछ सीड जो है अपने खेत के अंदर अपने पुरानी वाली क्रॉप्स के साथ में लगा दिए, कुछ जो थे अपने पड़ोसी से लेके उससे लगा दिए। तो जब इनके अंदर पोलिनेशन होगी, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पोलिनेशन होगी, तो एक हाइब्रिड वैरायटी भी यहाँ से क्रिएट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे यहाँ पे, तो हाइब्रिड जो वैरायटीज़ हैं वो मतलब पहले से क्रिएट होती आ रही हैं। जब से ह्यूमन बींग जो है सिविलाइजेशन जो है शुरू हुई, तब से होती है। एनवायरनमेंट के अंदर खुद भी ये काफ़ी जनरेशन सालों के अंदर होती आ रही हैं ये चीज़ें। साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, इनको ऐसा करते हैं कि कुछ कन्फाइंड वे में एरिया के अंदर इनकी खोज जारी रखते हैं, इनके बारे में रिसर्च वगैरह जारी रखते हैं। वहाँ पे की इनकी जो रिसर्च वगैरह है उसको जारी रखेंगे। काफ़ी मतलब कुछ सालों के बाद जब इनका रिजल्ट वगैरह पता चलेगा, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर रिजल्ट वगैरह टेस्ट करके, इनको काफ़ी सालों तक टेस्ट करके उसके बाद इनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे मार्केट में। लेकिन बात होती है जो कंपनीज है हमारे पास में, प्राइवेट कंपनी जो कि रन करती हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो इनका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना। और इनको अगर पता है कि हमारे पास अफ्रीका में पूरी मार्केट है, करोड़ों लोगों को कैप्चर कर सकते हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं है मॉरलिटी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी और मॉरलिटी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता। इनका जो अपना हिसाब से ये देखते हैं, इनका मेन मतलब है कि हमने प्रॉफिट कमाना है। तो इन्होंने प्री मैच्योर तरीके से ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी हुई हैं, जैसे रिसर्च हुई उसी के साथ में इंट्रोड्यूस करवा दी ह्यूमन के ऊपर। और जो हमारे पास जिन कंट्रीज़ के ऊपर थोपी जा रही हैं, उन कंट्री के ऊपर इनका अब एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। तो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा और 50-60 सालों में या 100-200 सालों में जब पता चलेगा इनके बारे में, तो वहाँ से फिर सीख लेके ये चेंज करेंगे। तो वैसी चीज़ें भी है हमारे पास यहाँ पे कि मोनोपोली है एक प्राइवेट कंपनी की, ये प्रॉफिट मोटिव से रन करती हैं। साइंटिस्ट अलग तरीके के कंसेप्ट देते हैं, तो उन्हीं के अंदर प्रॉफिट के साथ में जब साइंटिस्ट की जो विजडम है वो जब कोलाइड करेगी, उन दोनों के बीच में जब टकराव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉफिट के लिए रन कर रहे हैं ये उसमें जीतने ही वाले हैं, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट सामने नहीं आते काम करने के लिए। बेसिकली उनका जो मोटिव है वो एक पॉजिटिव मोटिव है, ये नेगेटिव मोटिव है और ज़्यादा लुक्रेटिव है। जिस हिसाब से कंडीशंस है प्रेजेंट एनवायरनमेंट की, उस हिसाब से ये ज़्यादा लुक्रेटिव लगता है कि आप जल्दी से क्विक फिक्स करके फूड की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर दें। ये काफ़ी मुश्किल है कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ करें, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन हम फूड बनाएंगे नहीं, क्योंकि उससे मार्केट चलती है, इकोनॉमी हमारी इसी तरीके से चलती है। तो ये हमने कंसेप्ट देख लिया। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी उनकी मोनोपोली हो जाएगी, तो जो प्राइस है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। अब इंडिया की बात करेंगे तो 2011 के अंदर प्राइस के ऊपर कैप लगा दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और जो हमारी कंपनी है मॉन्सेंटो,
जो कि इंट्रोड्यूस करने वाली थी बीटी कॉटन का एक एडवांस्ड वर्जन, वो उसके ऊपर रोक लगा देती है। तो मतलब इनका बेसिक मतलब ये है कि हमें प्रॉफिट चाहिए, जितना मिल सकता है उतना प्रॉफिट चाहिए हमें, चाहे फार्मर्स को कुछ भी हो। तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सीड, वाटर डिमांड, ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, वाटर की डिमांड। जो जीएमओ है, अगर क्वेश्चन के अंदर आता है कि वाटर कम लगता है इनको प्रोड्यूस करने में, तो वो गलत हो जाएगा। वाटर की डिमांड ज़्यादा होती है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगते हैं इसमें। तो ये जब इंक्रीज होंगे तो फार्मर का जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज होगा। अगर मान लो आपकी क्रॉप जो है वो पेस्ट है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है, या कोई और जो कीड़ा है वो अफेक्ट करता है उसके ऊपर, तो आपकी पूरी क्रॉप खत्म हो सकती है। तो फार्मर्स के लिए काफ़ी इशू है, रिस्की काम है ये। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है हमारे, वो भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि अगर वो लोन लेंगे फार्मर और उसके बाद चुका नहीं पाएंगे तो बैंकों को भी नुकसान होगा। आर्ग्यूमेंट देंगे हम फेवर के अंदर, इंट्रोड्यूस क्यों करवा देना चाहिए इनको। पहली बात तो हमने फ़ायदे देख लिए इतनी ज़्यादा कि मतलब हमारी तो कंपल्शन है, जो करंट सिचुएशन है, अगर हमने फेमाइन वगैरह, फूड राइट्स जैसी सिचुएशन को रोकना है तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर थोड़ा और तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे आता है ट्रेडिशनल जो मेथड होते हैं उनके द्वारा भी हम सेम चीज़ करते हैं। एक क्रॉप होती है, ठीक है, जैसे मान लो राइस की क्रॉप है, जैसी ये 5000 साल पहले थी वैसी आज तो नहीं है। चेंज तो आते ही हैं इसके अंदर में, धीरे धीरे करके चेंज आते रहते हैं क्रॉप्स के अंदर में। उसी तरीके से ये एक नेचुरल प्रोसेस है, चेंज होना, जीन के अंदर चेंज होना, ये नेचुरल प्रोसेस है। ह्यूमन भी, जैसे ह्यूमन 10,000 साल पहले थे वैसे तो नहीं है, आजकल नई नई चीज़ें हो रही हैं ह्यूमन के अंदर। इवोल्यूशन और जो जीन के अंदर चेंज आ रहा है वो पैरेलल है, साथ साथ में चल रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे फेवर क्या है, ये जो चीज़ें पहले से होती आ रही है, हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखी कि हम ये जल्दी कैसे कर लें, हम खुद कैसे कर लें। चीज़ें तो पहले से होती आ रही हैं, तो ये बोले इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल रूप से भी तो हम ये चीज़ें करते ही आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो अब इसमें क्या हो जाएगा अगर हम खुद इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट बोला जाता है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी वो कहती हैं कि कुछ एंटी जीएम ग्रुप, जैसे जो एनवायरमेंटल ग्रुप होते हैं, जैसे हमारे पास में ग्रीन पीस है, तो ये क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से फाल्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ताकि जो इंडिया है उसकी ग्रोथ को असर हो। अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे तो हंगर जो है उसको रिमूव नहीं कर पाओगे, आप क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाओगे, जो फार्मर्स हैं उनको पॉवर्टी से नहीं निकाल पाओगे। तो ये कह रहे हैं जो एनवायरमेंटल ग्रुप हैं, वो एनवायरमेंटल ग्रुप जो हैं जो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, वो उनका मतलब एजेंडा है अपना, वो जो हमारी कंट्री है उसको डेवलप नहीं देना चाहते। तो इस तरीके से भी चीज़ों को बोला जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि ये हंगर और माल न्यूट्रिशन से फाइट करने में हेल्पफुल होगी, जो कि हमारी कंट्री के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है इस टाइम। और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जैसे हमारे पास IARI, ICAR और वेरियस यूनिवर्सिटी, ये क्या बोल रही हैं कि हमें फील्ड ट्रायल करने चाहिए जीएम क्रॉप के लिए, मतलब कन्फाइंड फील्ड ट्रायल, मतलब एक छोटे से एरिया के अंदर आप चेक करते रहो, इनके बारे में पता करो कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, क्या वो कीड़ा जिसके लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं उससे ये चीज़ों को बचा पा रहा है, वो सब चीज़ों के लिए आप चेक करो, उसके बाद इसको हम अप्रूवल देंगे। तो मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो दी जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि जल्दी क्या इंट्रोड्यूस करवाने की, आप चेक करो, पहले इनको अच्छे से चेक करो, उसके बाद अप्रूवल दो, तो चीज़ों को प्रोड्यूस उसके बाद किया जाए, सब चीज़ों को देखने के बाद। लेकिन जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग करती हैं, प्रेशराइज करती हैं गवर्नमेंट्स को। नेक्स्ट आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कौन कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आज तक यूज़ हुई हैं। फर्स्ट आई थी 2002 के अंदर बीटी कॉटन, 2011 तक बीटी कॉटन जो था, इंडिया के अंदर जितना कॉटन प्रोड्यूस किया जा रहा था वो 80% बीटी कॉटन के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे COTT कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो 80% इससे प्रोड्यूस किया जा रहा था। बाद में इससे क्या प्रॉब्लम आती है लेटर, तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कैसे किया गया था, कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था इनके द्वारा, एक बैक्टीरिया है उसकी एक जीन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, तो बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो इस बैक्टीरिया की जीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि किस चीज़ के रेजिस्टेंस था, लेपिडोप्टेरा। यह है ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, जिसके अंदर क्या आता है, बटरफ्लाइज और मॉथ की स्पीसीज आती हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से इनका ग्रुप है ये लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है बॉलवॉर्म, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब बटरफ्लाई की अलग अलग स्पीसीज और जो हमारी मॉथ है उनकी अलग स्पीसीज, उन्हीं के अंदर आती है एक बॉलवॉर्म हमारे पास में। तो बॉलवॉर्म से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता था, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, बॉलवॉर्म से इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, लेकिन लेटर ऑन ये देखा गया, स्टार्टिंग में यील्ड इंक्रीज हुई, लेटर ऑन ये जो बॉलवॉर्म है आजकल रिसेंट के अंदर केसेस आ रहे हैं कि ये फिर से उसको अफेक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप होगी। ठीक है, मतलब इसके ऊपर अब जिस चीज़ के लिए बनाया था अगर वही असर कर जा रहा है तो फायदा क्या फिर क्रॉप का। नेक्स्ट बात यहाँ पे आती, बॉलवॉर्म ने तो असर नहीं किया, लेकिन कोई और तरीके की मॉथ्स थी और जो इंसेक्ट थे उन्होंने असर करना शुरू कर दिया, जो कि पहले नहीं करते थे। तो ये चेंज हुआ
कि जो पहले नहीं करते थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसके खिलाफ बनाया था उसने तो नहीं किया, लेकिन दूसरों का जो अटैक था वो 100-200 टाइम और ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके कारण क्रॉप खत्म होने लगी। तो 2012 के अंदर महाराष्ट्र ने इसको बैन कर दिया बीटी कॉटन को। और ये जो थी फर्स्ट थी इंडिया के अंदर और ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप जिसको अप्रूवल मिला था, किसके द्वारा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कौन सी है और लास्ट कौन सी है। फिर हमारे पास आता है बीटी कॉटन, इसको प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? प्रोड्यूस किया गया था मॉन्सेंटो, ये कि अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। और डिस्ट्रीब्यूट किसके द्वारा किया गया था? महिको महाराष्ट्र हाइब्रिड कॉर्पोरेशन, इन्होंने कोलैबोरेशन की थी और इन्होंने इसको किया था, प्रोड्यूस किया था। तो महिको भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, ये भी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड सीड्स होते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ सोयाबीन वगैरह उनके लिए प्रोड्यूस करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है टर्मिनेटर जीन का, टर्मिनेटर सीड। इसका क्या मतलब हुआ? टर्मिनेटर मतलब ख़त्म कर देने वाला। तो ये इस तरीके की जीन है, हमारे पास में सीड है, मान लो ये कंपनी है, इसने सीड बेचा फार्मर को, फार्मर ने इसको उगाया, उसके बाद फार्मर क्या कहता है, नेक्स्ट जो उसकी क्रॉप होगी एक सीजन में उगा दिया, नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या करेगा, फिर से यहाँ के जो बीज होंगे अपनी क्रॉप के उसको फिर से उगाएगा। ये जर्नल प्रोसेस होती है, लेकिन ये क्या करेंगे, टर्मिनेटर जीन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके अंदर, जो सीड है उसके अंदर टर्मिनेटर जीन, ताकि वो एक जनरेशन तक उगेगा सिर्फ, उसके बाद जो उसके अगर सीड होंगे उनको आप फिर से यहाँ पे डालोगे तो वो फर्टाइल नहीं होगा, वो स्टेराइल हो जाएगा। तो उसकी जो कैपेबिलिटी है बीज की एक प्लांट बनने की, उस कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाता है टर्मिनेटर जीन उसके अंदर डाल के। जैसा मैंने आपको बताया था, जीन्स के द्वारा कुछ भी कर सकते हो, तो चीज़ों को एनहेंस भी कर सकते हो और टर्मिनेटर जीन जैसी जीन्स डाल के उसको ख़त्म भी कर सकते हो। तो सीड की जो नेचुरल कैपेबिलिटी होती है ग्रो करने की, उसको ख़त्म कर दिया जाता है इसके द्वारा। किया क्यों जाता है? ताकि अगली जनरेशन में जब इस फार्मर को इसको प्रोड्यूस करना है तो वो फिर से खरीदेगा इसी पर्सन से, ठीक है, मतलब इसकी जो सेल है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो ये जो था यूएन के अंदर, इसको 2006 के अंदर बैन कर दिया गया था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब उनके द्वारा बोला गया था। और इंडिया के अंदर भी 2011 आई थिंक या 12 के अंदर इसको बैन किया गया था कि इंडिया के अंदर भी हम ऐसा नहीं होने देंगे, टर्मिनेटर जीन नहीं डाल सकते आप, ये सब चीज़ें बोली गई थी इसके अंदर। लेकिन फिर भी जो कंपनीज हैं वो लॉबिंग वगैरह करके ये चीज़ें आगे प्रोसीड करने की कोशिश करती हैं। तो चेंज इन डीएनए ऑफ सीड टू मेक देम स्टेराइल आफ्टर 1 सीजन। स्टेराइल का मतलब कि वो फर्टाइल नहीं रहेंगे, अब उनमें कैपेबिलिटी नहीं है प्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो ये डाली जाती है, एक सीजन में ग्रो कर जाएंगे, दूसरे में उन्हीं के बीजों को यूज़ नहीं कर सकते, फिर से आपको बीज खरीदने पड़ेंगे। और इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया इसको। इसी के साथ रिलेटेड 2 टर्म आती हैं, इनको भी देख लेते हैं। टर्मिनेटर जीन का क्या मतलब? ऐसी जीन डाली जिससे दूसरे सीजन में वो टर्मिनेट हो जाए, जो उसकी नेचुरल एक प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाए। तो वो चीज़ें किसी भी तरीके से आप डाल सकते हो उसमें। लेकिन यहाँ पे बात होती है जीन साइलेंसिंग की। जीन साइलेंसिंग के अंदर क्या किया जाता है? साइलेंट कर दिया जाता है जीन को। यहाँ पे टर्मिनेट किया जा रहा था एक सीजन के बाद, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साइलेंस कर रहे हैं किसी जीन को, स्विचिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जीन की प्रोसेस डीएनए था, डीएनए से एमआरएनए, वहाँ से प्रोटीन, और वहाँ से आगे हमारी यूजफुल चीज़ें बन रही थी। तो अगर आप जीन के अंदर डीएनए के अंदर चेंज करोगे, साइलेंट कर दोगे कोई जीन, तो वो फिर आगे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी और वो चीज़ बनेगी इन बाद में। तो जीन साइलेंसिंग कहते हैं इसको। जीन नॉकआउट का क्या मतलब होता है? कोई जीन है उसको बाहर निकाल देना। साइलेंस में क्या कर रहे हो? जीन प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर ही जीन प्रेजेंट है, लेकिन उसको साइलेंट कर दिया, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, अपनी पावर नहीं दिखा पाएगी। लेकिन नॉकआउट में क्या किया? इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीन नॉकआउट। अब बात करते हैं बीटी ब्रिंजल के बारे में। तो बीटी ब्रिंजल को द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इन 2017 रिकमेंडेड द कमर्शियल रिलीज ऑफ बीटी ब्रिंजल। तो हमने पहले देखा कि ओनली क्रॉप जो है हमारे पास में सिर्फ बीटी कॉटन को अप्रूवल मिला है जिसका यूज़ किया गया था। तो 2007 के अंदर रिकमेंड किया गया कमर्शियल रिलीज कि बीटी ब्रिंजल को आप यूज़ करो कमर्शियल रूप से, और इसको डेवलप किया गया था महिको के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी है, इनके द्वारा डेवलप किया गया था इसको। लेकिन जब बीटी कॉटन के ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके द्वारा क्रॉप्स, मतलब काफ़ी बड़े एरिया के अंदर क्रॉप ही खत्म हो जा रही थी, तो उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुए इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट में PIL वगैरह फाइल की गई 2006 के अंदर, और उसके बाद ये इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, उसके कारण इसका अप्रूवल जो था उसको 2010 में ब्लॉक कर दिया, और अभी तक ये मतलब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, इसका कोई पता नहीं है। बीटी ब्रिंजल मतलब पिक्चर के अंदर नहीं आया, सिर्फ बीटी कॉटन ही हमने यूज़ किया हुआ है। इसमें क्या किया गया था? जो बैक्टीरिया है हमारे पास में बैसिलस thuringiensis, उसी की हमने एक जीन डाली थी, इंसर्ट की थी इसी के अंदर। तो ये बैक्टीरिया का नाम भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछ सकते हैं कि जो बीटी ब्रिंजल है उसमें फंगस डाली गई थी या इसके अंदर कौन सी चीज़ डाली गई थी? बैक्टीरिया की जीन डाली थी या वायरस की जीन डाली थी? तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी पड़ सकती हैं।
रेजिस्टेंस इसके द्वारा डेवलप हुई थी लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के लिए। तो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के लिए ही हमने जो कॉटन था उसके अंदर भी रेजिस्टेंस डेवलप की थी, लेकिन वहाँ पे बॉलवर्म था, यहाँ पे ब्रिंजल फ्रूट और शूट बोरर था। तो मैंने बताया लेपिडोप्टेरन के अंदर हमारे पास बटरफ्लाई आती हैं और मॉथ्स आती हैं, तो इन्हीं के अंदर हमारे पास इसमें अलग स्पीसीज़ हैं, उसमें अलग स्पीसीज़ को टारगेट किया गया था। और बात करते हैं जीएम मस्टर्ड की। इसको रिसेंट के अंदर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंटर है जेनेटिक मैनिपुलेशन, तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी याद रखना, उनके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था। बात करेंगे कॉटन की। कॉटन को प्रोड्यूस किया गया था मॉन्सेंटो के द्वारा। बीटी ब्रिंजल, इसको महिको। और अगर बात करेंगे जीएम मस्टर्ड, मतलब ये तीन ही वेराइटीज़ हैं जिनकी चर्चा चलती है इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की। बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस करवा दी गई 2010 में, बीटी ब्रिंजल ब्लॉक कर दी गई। रिसेंट के अंदर 2017 के अंदर इसको अप्रूवल मिल गया था, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुए। ये जेनेटिकली मस्टर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब डिबेट्स वगैरह चली कि किस तरीके से ये हार्मफुल हो सकती है एनवायरनमेंट के लिए, वो सब चीज़ें। उसके बाद मतलब अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। तो अगर इसको अलाउ कर दिया जाता है तो ये सेकेंड जीएम क्रॉप होगी। यहाँ पे बात ये भी चल रही थी कि कॉटन जो था, कॉटन को खाते तो नहीं हो आप, लेकिन मस्टर्ड को आप खाओगे तो आप कैसे इंट्रोड्यूस बोल सकते हो कि आपको ये प्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए साइंटिस्ट भी अपने अपने तर्क दे रहे थे, तो ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर था। उसी के कारण 2018 के अंदर जीएम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, जीएम के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से कौन सा जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो आपको बताना है। और दूसरी चीज़ जो आपको बतानी है कि उसमें कौन सी कैपेबिलिटी बनती है। जो हमने बीटी ब्रिंजल देखा वो, और जो हमारा बीटी कॉटन था, वो लेपिडोप्टेरन जो इंसेक्ट थे उनसे रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे थे। तो आपको बताना कि जीएम मस्टर्ड में एक तो कौन सी जीन डालते हैं और किस चीज़ के लिए ये या रेजिस्टेंट होता है या इसमें कोई कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो वो दो चीज़ें आपको बतानी है इसके बारे में। अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे तो मैं, अगर गलत होगा तो करेक्ट करूँगा, अगर आप लिखोगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में, तो मतलब मैं ये समझूंगा कि आपने देख ली ये चीज़ें। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के अंदर। जीएम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पिछले मतलब 10 सालों के में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन तो लगभग आ ही गए हैं इसके ऊपर अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब, इन विट्रो का मतलब बॉडी के बाहर कर रहे हैं हम, ठीक है, जो उसका नेचुरल मीडियम है उससे बाहर कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आपका जो स्पर्म है, जो मेल स्पर्म है और जो एग है उसकी मेटिंग होती है। तो जो मेटिंग की प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट जब डिवाइड होना शुरू होएगा तो उसको बोलेंगे एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस है। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर करवाई जाती है तो उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड मदर आउटसाइड द मदर्स बॉडी। वैसे फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, मदर की बॉडी के अंदर। प्रोसेस क्या होती है, हमने स्टिमुलेट करना है वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ताकि वो प्रोड्यूस करे एग। फिर एग को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाएगा आउटसाइड द बॉडी। जाइगोट को कल्चर किया जाएगा 2 से 6 दिन के अंदर और उसको फिर से यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या, बेसिकली ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे वेजिना जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे पार्ट आ रहा है। उसके बाद हमारे पास में अदर पार्ट आता है जहाँ पे बच्चा कंसीव होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो बच्चा है यहाँ पे 9 महीने के लिए यहाँ पे रहेगा। और मेन जो बात करेंगे जो प्रोड्यूस करने की, क्योंकि स्पर्म मेल प्रोड्यूस करता है। एग की बात करेंगे तो एग को प्रोड्यूस करने के लिए ओवरीज होती हैं, राउंड एलमंड शेप की बॉडीज़ होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी जो बॉडीज़ हैं ये यहाँ पे एग जो है उसको प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। और जो हमारी वेजिना है, ठीक है, इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वेल्वा, वहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है अंदर। और उसके बाद जो ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब जो स्पर्म होता है, जो आपका स्पर्म होगा वो मेट करेगा एग के साथ में यहाँ पे, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग जगह पे हो सकता है। तो फैलोपियन ट्यूब की अलग अलग जगह पे फर्टिलाइजेशन हमारी हो रही है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर यही फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं करनी हो तो क्या करेंगे, ये प्रोसेस बाहर करेंगे बॉडी के। और उसके बाद बच्चे को जो हमारा जाइगोट होगा, जब वो डिवाइड होना शुरू होगा तो उसके बाद जो एम्ब्रियो होगा उसको अटैच कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसकी नॉर्मल जो डेवलपमेंट है वो होगी। तो बेसिकली हमने देखा स्ट्रक्चर, एग जो प्रोड्यूस होता है ओवरी के अंदर, यहाँ से जाएगा यहाँ पे और स्पर्म आएगा, उसके साथ में उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। तो प्रोसेस के अंदर क्या बोला जा रहा है, प्रोसेस में बोला जा रहा है स्टिमुलेशन ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो हमने क्या करना है, जो एग प्रोड्यूस है, वैसे एग 1 मंथ के अंदर एक एग प्रोड्यूस होता है, हमने उसको स्टिमुलेट करना है हार्मोन
इंजेक्ट करके हमने उसको स्टिमुलेट करना है ताकि उससे ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि हमने बाहर उसकी फर्टिलाइजेशन करनी है। तो हम ये चाहते हैं जितने ज़्यादा एग हों उतने ज़्यादा फर्टिलाइज करेंगे हम, उतने ज़्यादा चांस होंगे कि प्रेगनेंसी जो है अच्छे से हम इंट्रोड्यूस करवा पाएँ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो पाए। और उसके बाद जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो जो वॉल्स हैं हमारी यूट्रस की, तो यूट्रस के साथ में वो अटैच हो पाएँ, उसके लिए हम उसको स्टिमुलेट करेंगे और एग को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से, मतलब बॉडी से बाहर निकाल लिया। उसके बाद स्पर्म और एग की जो मेटिंग है उसको मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर जहाँ पे वहाँ पे उन दोनों को मेट करवाया जाएगा। जर्नल कंडीशन में फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही है वो, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर कोई इशू है तो उसको बाहर करवाया जाएगा। फर्स्ट स्टिमुलेट किया जाएगा, उससे एग बाहर निकालेंगे हम, एग के साथ में स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा सिंगल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड सेल बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो उस एम्ब्रियो को जब 2 से 6 दिन का हो जाएगा तो वुमन का जो यूट्रस है उसके अंदर आर्टिफिशियली यहाँ से इंजेक्ट करके अटैच कर दिया जाएगा उसको, और उसके बाद उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट होगी, और उसके बाद जो जिस तरीके से बच्चे की प्रोसेस होती है उसी तरीके से वो पैदा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही थी उसी प्रोसेस को हम बाहर कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब ये करवा के रहे हैं भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक तो ये हो सकता है फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गई। अगर ये किसी बीमारी की वजह से या कोई इश्यू की वजह से फैलोपियन ट्यूब जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं तो यहाँ पे जो हमारी फर्टिलाइजेशन है वो जो है टेक प्लेस नहीं होगी, या यहाँ पे ये हो सकता है कि एग जो है वो बाहर ही ना आ पाए। वो डिपेंड करता है फैलोपियन ट्यूब कहाँ से ब्लॉक होती है, ठीक है। तो जब जो है ऑपरेशन करवाया जाता है स्टेरिलिटी के लिए तो उसके अंदर भी फैलोपियन ट्यूब होती है, उनके अंदर कट लगाया जाता है ताकि जो एग है वो पहुँच ना पाए। तो अगर वैसी प्रोसेस होती है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज होती है या एग जो है वो पहुंच नहीं पाता, उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल जो हमारी पास फर्टिलाइजेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो सकती। यूट्रस तो अच्छा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग मूव करेगा यहाँ पे, फिर अटैच होगा। तो अगर ये चीज़ नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एग को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको बाहर फर्टिलाइज करके एंटर करवा देंगे, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर लो स्पर्म काउंट है, तो अगर स्पर्म का नंबर कम है, जैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो स्पर्म की ड्रॉप्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा लाखों के अंदर करोड़ों के अंदर वो होते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जो वेजिना का एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से जब वो हमारे फर्टिलाइजेशन तक यहाँ तक पहुँचेंगे उस टाइम तक काफ़ी कम जो स्पर्म होते हैं वो जो है सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास में फर्टिलाइजेशन तो सिर्फ एक स्पर्म चाहिए और एक एग चाहिए, लेकिन जो इतने सारे होते हैं वो क्यों चाहिए होते, ताकि कुछ जो है प्रोसेस के अंदर मर जाएंगे और उसी की वजह से कुछ वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर स्पर्म का आपका काउंट कम है, वो काफ़ी कम मात्रा में बन रहे हैं पर्सन के अंदर में, उसके कारण कई हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे चांसेस कम होंगे कि फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। फर्टिलाइजेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास में जाओगे, ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला मेथड इसको यूज़ करोगे, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल जो हम बाहर मेथड करवाएंगे उसके अंदर तो हम डेलिब्रेट रूप से स्पर्म और ओवम की मीटिंग करवाएंगे, तो उसके अंदर तो काफ़ी इजी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्पर्म की बलिदानी देनी पड़ती है उसको मेन एग तक पहुँचने के लिए। नेक्स्ट आता है इनफ्रीक्वेंट और अब्सेंट ओव्यूलेशन। अगर मान लो इनफ्रीक्वेंट मतलब एक तरीके से अलग अलग टाइम पे कोई मंथ मिस हो गया उस तरीके से, या ओव्यूलेशन ही किसी के अंदर ख़त्म हो, अगर एग नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो एग किसी और मदर का ले सकते हैं, किसी और मदर का एग लेके स्पर्म के साथ में फ्यूज़ करके उसको एंटर करवा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, तभी हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस अगर होगी तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे बात हो रही है एंडोमेट्रियोसिस, तो एंडोमेट्रियम जो है वो वॉल है हमारी यूट्रस की, ठीक है, ये वॉल होती है। अगर इसके अंदर इशू क्रिएट हो जाते हैं, इसके अंदर स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है, या ये जो है यहाँ पे मतलब जो ब्लॉकिंग कर देती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकिंग कर देती है ये, या मतलब और भी डिस्ट्रप्शन होती है जब ये बीमारी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो नॉर्मल प्रोसेस है एग के पहुंचने की, फर्टिलाइजेशन की, उसको डिसरप्ट कर सकते हैं ये। तो अगर ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसके अंदर भी यूज़ किया जा सकता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। और एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी, एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो जो फर्टिलाइजेशन है मतलब उसके अंदर इशू क्रिएट होते हैं, जो फीमेल की एज होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है उतने ज़्यादा बच्चे के कंसीव होने के लिए, तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। और उसके बाद यूट्रस के साथ अटैचमेंट के लिए भी काफ़ी इशू होता है, कई बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है लेकिन यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो जो है उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं एज के साथ में, तो वो सब इशू अगर किसी के अंदर हैं तो बच्चे को बाहर बना के हमारे पास में चांसेस होंगे। अगर आप बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा एग्स जो है बाहर निकालते हो, उसके बाद उनको फर्टिलाइज करके रखते हो, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो उनको,
ठीक है, 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हो जब तक आपको ना लगे कि फर्टिलाइजेशन जो बच्चे की बनने की प्रोसेस है वो यूट्रस के अंदर शुरू हो चुकी है। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो टाइम के हिसाब से। उसके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इससे बेबी निकल रहा है, ठीक है। लेकिन ये मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब, जो हमने यहाँ पे प्रोसेस देखी सेम प्रोसेस का मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन बाहर करवाई जा रही थी वो फर्स्ट टाइम किस में करवाई थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर। फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाई थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर। यहाँ से एग को एक्सट्रैक्ट करके स्पर्म के साथ में जो मीटिंग करवाई गई थी उसकी वो टेस्ट ट्यूब में करवाई गई थी, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो यहाँ पे देखा, एग को बाहर निकालेंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, उसके बाद फिर से यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करके उसको अटैच करवा देंगे वॉल्स के साथ में, वो सेम प्रोसेस को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस जो हमने पहले देखी, स्टिमुलेट करना है वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिमूव करने एग को, स्पर्म को फर्टिलाइज करना है बॉडी के आउटसाइड, उसके बाद 2 से 6 दिन के अंदर उसको फिर से ट्रांसफर कर देना है। तो ये हमारी सेम प्रोसेस आती है, ठीक है। जो हमने पहले प्रोसेस देखी वही सेम प्रोसेस होगी। आपको एग को कलेक्ट करना है, आप एग ले आए, स्पर्म ले आए, उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब के अंदर किया गया था इनकी फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, जो कि एक सेल है। अभी जाइगोट जब डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो जो एम्ब्रियो होगा उसको 2 से 6 दिन के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इस तरीके से इंजेक्ट करवाएंगे और यहाँ पे यूट्रस के अंदर उसको चिपका देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा फिर नॉर्मल डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और 9 मंथ के बाद आपका जो बच्चा है वो प्रिपेयर होगा। बेसिकली आपकी फर्टिलाइजेशन सिर्फ बाहर हो रही है, बाकी प्रोसेस जो है पूरी मदर के वॉर्म के अंदर क्रिएट हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अब हमारे मैक्सिमम जो बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं। कुछ जो टॉपिक होंगे, जो करंट अफेयर के अंदर भी काफ़ी टॉपिक चले हुए हैं, उनको हम करंट अफेयर की सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो बचा था उनको कंप्लीट कर लेंगे। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, आपको क्लास 12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बताया होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इन दोनों रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल के कितने टाइप होते हैं, किस किस टाइप की होती है और उनके करैक्टर और इसके करैक्टर, वो सब आपको यहाँ से पढ़ने हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसकी आपको जो इंग्लिश के अंदर पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, हिंदी के अंदर पीडीएफ है वो भी इंटरनेट पे मिल जाएगी अगर आप डाउनलोड करोगे तो, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे भी काफ़ी ऐप्स हैं जो कि एनसीईआरटी की पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं। तो वहाँ से आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 10-15 सालों के अंदर, तो वो आप यहाँ से देखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।